बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं अर्मिला हसन। हैप्पी मंडे। मैं हूं इमरान हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हैं। आज एक नए दिन का आगाज करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। दिन का आगाज कर चुके हैं या नहीं कर चुके, दोनों सूरतों में हम आपको हेल्प तो नहीं कर सकते उठने में, लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि अल्लाह करे आपका दिन आज आपकी जिंदगी के अच्छे दिनों में शुमार हो। प्लान अ डे। और इसके साथ साथ ये है, चूंकि नया साल आया था तो उम्मीद ये करते हैं कि आपका जो नए साल की जो रेजोल्यूशन थी उसके ऊपर आपका अमल शुरू हो चुका है। कहने की हद तक तो ये बात है, अगर नहीं हुआ तो फिर कर लीजिए। ये कह सकते हैं न्यू ईयर रेजोल्यूशन थी फिटनेस। लाइक ऑलवेज पिछले 4 साल से मुझे लगता है कि मुझे फिटनेस चाहिए और इस पे काम करना चाहिए। मुझे लगता है ये पूरे कौम की रेजोल्यूशन मैं आपको एक सीक्रेट बताऊं, इमरान और मैंने डिसाइड किया था कि हम इकट्ठे जॉगिंग करेंगे, लेकिन मजाल है एक भी दिन इमरान ने मुझे मैसेज किया मैं और ये इनकी फिटनेस रेजोल्यूशन ये हम सोच के भाई ये तो जनवरी इनको मैंने हमेशा कहा है कि आप जब जॉगिंग के लिए जाएंगे तो आपने मुझे बताना है। इसका मतलब मैसेज नहीं आया तो ये जॉगिंग के लिए नहीं। और ये जो मॉर्निंग शोज के प्रोमोज में आपको एंकर्स जॉगिंग करते नजर आते हैं, हकीकत में नहीं करते हैं असल में ना। कुछ लोग करते भी होंगे, मे भी, खैर सबका इल्जाम अपने सर पे नहीं लेते, करनी चाहिए। हमारे में हमने नहीं की। पूरी कौम का रेजोल्यूशन होना चाहिए फिटनेस, मुझे लगता है। इसके साथ साथ जो ही नया साल शुरू हुआ तो जो मौसम की सूरत हाल है वो भी थोड़ी चैलेंजिंग रही है, खासतौर पर सर्दियों को लेकर। और जनवरी के आते ही एकदम से सर्दी में बड़ा शदीद किस्म का इजाफा हुआ। आज 7 डिग्री सेंटीग्रेड लाहौर के अंदर, इट फील्स लाइक 6 समाउ, काफ़ी ठंड है। और कराची वाले शिकायत करते नजर आते हैं कि वहाँ पे ठंड नहीं है। तो इस वक्त रिपोर्टेडली वहाँ पे कुछ इलाकों में बादलों के डेरे हैं। मुख्तलिफ इलाकों से रिपोर्ट ये आ रही है कि यहाँ पे अब्र रहमत बरसा है कल रात को। आयशा मंजिल, अजीजाबाद, गुलशन इकबाल बहुत बड़ा इलाका है। इसके अलावा FB एरिया में तेज़ बारिश हुई है, जबकि गुलिस्तान जौहर और यूनिवर्सिटी रोड पर हल्की बारिश से मौसम सर्द हुआ है। और मनाजिर फिर आप देख ही सकते हैं, जब कराची में बारिश आता है तो पानी आता है और अच्छा मौसम हुआ है। कराची वाले 2 के बारिश के लिए तरसते हैं और बारिश बहुत कम होती है, लेकिन 2 के बारिश के बाद जो वेदर है वो प्लेजेंट हो जाता है। लेकिन मैंने पिछले दिनों देखा कि जब लाहौर में बहुत सख्त सर्दी थी तो कराची वाले बॉनफायर कर रहे थे। आई वाज अनएबल टू अंडरस्टैंड। लाहौर आगे कर रहे होंगे ना? नहीं, वो कराची में ही कर रहे थे। आई वाज वंडरिंग कि व्हाई आपकी तो इतनी सर्दी नहीं है, बट यार जो थोड़ी बहुत सर्दी आती है उसको भरपूर तरीके से कराची वाले यूटिलाइज करते हैं। वी आर ग्लैड कि उनको भी अच्छा मौसम देखने को मिलता है ह्यूमिड के अलावा भी। सो कल ये विजुअल्स है। और वैसे बारिश एड्स ह्यूमिडिटी एज वेल। जब बारिश भी कराची में होती है थोड़ी ह्यूमिडिटी हो जाती है, उस वक्त तो ठीक रहता है। लेकिन उसके साथ साथ जी फॉग कम हो गई है पंजाब के अंदर, ये एक अच्छी खबर है। आज जरा जल्दी मोटरवेज खोल दी गई है। बल फिर भी मौसम की सूरत हाल हमने थोड़ी सी आपको बताई, आप सब और हम मिलकर दुआ करें कि अल्लाह एक रहमत की अच्छी सी बारिश यहाँ पे भी दे। चूंकि दिसंबर गुजर गया, जनवरी तकरीबन गुजर चुका है, मिड तक तो पहुंच ही गया है। तो बारिश 22 जैन तो बारिश नहीं हो रही है। सो अल्लाह करे जी बारिश हो जाए, और एक बारिश हो जाए हम पे फतह की, वो बारिश ना हो, चंद बूंदे गिर जाएं और वो क्रिकेट के अंदर फतह है। खैर सबसे पहले हम प्रोग्राम में बात करते हैं क्रिकेट की। जी आज की मैं करूंगा, तो बड़ी खबर नहीं है। सबसे पहले जी क्रिकेट की बात करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के जो दौरे में जो दौरा था टेस्ट सीरीज का, उसमें व्हाइट वॉश के बाद अब न्यूजीलैंड के खिलाफ 4 T20 मैचेस में बार क्यों याद दिलाती हैं आप कौम को? हारने के बाद दिलाकर पाकिस्तानी टीम ने 1 मैच जीता है। आप क्यों डिसअपॉइंट हो रहे हैं? आखिरी T20 मैच जीता है नाजरीन, जो कह ले अपने जो फैंस के आंसू है वो किसी हद तक पहुंचने में कामयाब हुई है टीम। लेकिन दौरा पाकिस्तान के लिए एक डरावने ख्वाब से कम साबित नहीं हुआ। पाकिस्तान ने जी जो क्राइस्टचर्च में न्यूजीलैंड को 5वें और आखिरी T20 में 42 रन से शिकस्त दे दी। और फाइनली पहले खेल के शिकस्त दी है। ये दिस इज इंपॉर्टेंट। पिछले मैच में पहले खेले जस्ट 158 पे हम आउट हो गए, और फिर आज फाइनली अब कीवी बैटर बिल्कुल ऐसा है कि वो कारकर्दगी पेश नहीं कर सके। लेकिन अब क्या कहते हैं, वो ट्रेन तो निकल चुकी है। अब उसके बाद क्या फायदा है? आपने एक लेबल लगा लिया न्यूजीलैंड के अंदर 4-0 से सीरीज हारने का। साहबजादा फरहान को T20 के अंदर, आई मीन वी कैन नॉट बिलीव, साहबजादा फरहान को आजमाया गया, हसीबुल्लाह खान को ओपनर की हैसियत से मौका फराहम किया गया। और इस सीरीज में पाकिस्तान ने तजर्बात तो किए, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर टीम के जो सीनियर क्रिकेटर्स हैं, जैसे रिजवान है, बाबर आजम है, शाहीन है हमारे कप्तान, इसके अलावा फखर जमान है ओपनिंग बैटर, ये 5 मैचेस खेले। हालांकि मौका था कि आप किसी यंगस्टर्स को भी आजमा सकते थे। इसी तरह इफ्तिखार अहमद की हम बात करें, मुसलसल उनको 5 मैच खिलाए गए। 33 एज वो बताते हैं, मुझे लगता है उससे कहीं ज़्यादा है, लेकिन वो बताते हैं तो हमें मानना पड़ेगा। चाचा इफ्तिखार पाकिस्तान के वर्ल्ड कप प्लान में मौजूद हैं, क्योंकि उनके हवाले से लगता है कि
वो नीचे आके एक मैच विनिंग बैटर साबित हो सकते हैं। मुझे भी वैसे चाचा इफ्तिखार जाती तौर पे पसंद है, द वे ही कम्स एंड प्लेज सम टाइम, बट कंसिस्टेंसी नहीं है टीम के अंदर, दैट्स द मेन प्रॉब्लम। 54 मैचेस में 858 रन अब तक स्कोर किए हैं इफ्तिखार अहमद ने और 7 विकेटें सिर्फ हासिल की हैं। देखना यह है कि जो मिडिल ऑर्डर का मसला है पाकिस्तान का, क्या किसी यंगस्टर से हल होता है या फिर पुराना जो बैटिंग ऑर्डर है इसमें शफलिंग से कुछ मसाइल हल होते हैं। बट पाकिस्तान की टीम स्टिल स्ट्रगल कर रही है और कुछ ऐसा नहीं है कि आप अगर 3 या 4 मैच इकट्ठे आ रहे हो तो बड़े बैंग के साथ वापस आए हो, आपने एक वन साइडेड मैच मार दिया हो। 42 रन से हारना कोई हराना को बहुत बड़ी जीत भी नहीं थी। सो पाकिस्तान इज रियली स्ट्रगलिंग जी। और उसके बीच में फिर ज़का साहब की खबर भी आ गई, एक इंपॉर्टेंट और अच्छी खबर मैं तो कहूंगा। इसके साथ साथ शाहीन शाह अफरीदी ने कहा जी कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि 5 मैचेस में देखना था कि वर्ल्ड कप के लिए जो टीम है कैसे बनाए, साथ साथ नौजवानों के लिए आसान नहीं होता कि ऐसी कंडीशंस में मुश्किल बॉलर्स को खेलें। हम वर्ल्ड कप की तैयारी में थे, हसीबुल्लाह को भी इसलिए मौका दिया गया, ऐसा शाहीन शाह अफरीदी ने कहा कि मुस्तकबिल के लिए एतमाद मिले। हम देखना चाहते हैं कौन किस पोजीशन पे है। और दूसरी जानिब ज़का अशरफ साहब के इस्तीफे के हवाले से बात करें तो एक बार फिर जो पीसीबी के अंदर की तब्दीलियों का एक नया सिलसिला शुरू हुआ है। इसमें ज़का अशरफ साहब का जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन, उनका ओहदा खाली हो गया है। उस ओहदे के हवाले से आपको पता है कि 22 दिसंबर 2022 को जब रमीज राजा साहब को जो कह ले अचानक हटाकर नजम सेठी साहब को पीसीबी की मैनेजमेंट कमेटी का चेयरमैन बनाया गया था, उसके बाद ज़का अशरफ साहब जी 5 जुलाई को आए थे और इस मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन के तौर पर उन्होंने अपने फराइज सर अंजाम दिए थे। दो कि उनके दौर के अंदर बड़ी कंट्रोवर्सीज रही, ऑडियो लीक्स, चैट लीक्स, ये सारी चीज़ें चलती रही और उनकी जो टीम के अंदर जो उनकी जो कह ले एज अ हेड उनकी जो परफॉर्मेंस थी उससे काफी लोग क्रिटिसाइज भी करते रहे। अनफॉर्चुनेटली एक और सब्जेक्ट दे रही है लीक करने वाली, हैकर को एक और सब्जेक्ट दे रही है, तुम ये भी तो कर सकते हो। अच्छा वो एक्चुअली ऑडियो वीडियो अच्छा आपने कहा सीट खाली होगी, मुझे तो सीट फैसलों की मद में पहले भी खाली लगती थी। सिर्फ एक साहब थे वहां पे जो बराजमान थे और खुद से वो कितने फैसले करे थे इस पे भी सवाल है। दूसरा, इससे पहले कि हम बात करें पाकिस्तान हॉकी, वंस अगेन वो जमूद खत्म नहीं हो रहा है। इट्स बीन लाइक 3 टाइम्स पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड टाइटल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पा रही और एक बार फिर ऐसा ही हुआ है, पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड टाइटल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई ओलंपिक्स के लिए और ये मुसलसल तीसरी मरतबा है कि ये हो रहा है और कई मरतबा की गोल्ड मेडलिस्ट पाकिस्तान की हॉकी टीम है और तीसरी मरतबा ओलंपिक्स के लिए, वर्ल्ड टाइटल के लिए, वर्ल्ड ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करने में नाकाम रही है। मस्कत में ये क्वालिफाइज खेले जा रहे थे। इसके तीसरे मैच में पाकिस्तान टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 मरतबा बर्तरी हासिल करने के बावजूद कामयाब ना हो सकी और ओलंपिक्स में जगह नहीं बनाई। सो ये हॉकी की हालत क्यों है इस पे भी हम जरूर बात करेंगे, लेकिन आई बिलीव पिछले 10 साल से तो मैं भी डिफरेंट प्रोग्राम्स पे बात कर रहा हूँ और मिला कोई तब्दीली नहीं आ रही है। हमारे साथ एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। बिल्कुल, रिशाद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू वेरी मच रिशाद साहब, आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया। कल जो हमने मैच देखा उसमें यकीन ही नहीं आ रहा था कि पाकिस्तानी टीम व्हाइट वॉश से बच गई है, हम आखिरी मैच जीत गए हैं। क्या हुआ कल? ये डोंट टेल मी आपने बेट किया हुआ था कि पाकिस्तान 5वां भी हारेगा। दैट्स सैड, सॉरी। लेकिन रिशाद साहब क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, हमें समझ नहीं आई। ये वही टीम थी जो पहले 4 मैचेस खेली थी और ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज खेली थी? जी बिल्कुल वही टीम थी, लेकिन ये कि जो फर्क था वो एक तो क्राइस्टचर्च के पिच का था जो बहुत करीब था पाकिस्तानी कंडीशन से, जिस तरह के पिचेस यहाँ पे होते हैं और इसीलिए एक वाइज फैसला ये भी पाकिस्तान टीम ने दोनों मैचेस में, आखिरी मैचेस में किया कि टॉस जीत के पहले बैटिंग दी और फिर न्यूजीलैंड को अंडर प्रेशर लेके आए। लेकिन आप ये देखिए कि जो कल के बॉलर ऑफ द मैच थे इफ्तिखार, उनसे पिछले 4 वनडे में T20 में बॉलिंग ही नहीं कराई गई। तो ये इस तरह के ब्लंडर्स जो हैं वो पाकिस्तान को कॉस्ट कर रहे हैं। क्यों इफ्तिखार से बॉलिंग नहीं कराई गई और कल उन्होंने कितनी अच्छी बॉलिंग की। तो ये कि इस तरह के जो फैसले हैं, या फिर ये कि हसीबुल्लाह जो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हैं उनको ओपन भेज दिया गया, वो 0 पे आउट हो गए और जितने भी यंग प्लेयर्स इस सीरीज में ट्राई किए गए तकरीबन सबने मायूस किया है। साहिबजादा फरहान ने, साइम अयूब ने, इवन आजम खान ने। तो ये चीजें इट्स अ पूरा रिफ्लेक्शन के पाकिस्तान में जो क्रिकेट हो रही है इस वक्त उसका वो स्टैंडर्ड नहीं है जो वर्ल्ड इंटरनेशनल क्रिकेट से, इंटरनेशनल गेम से मैच कर सके। हमारे यहाँ तेज पिचेस नहीं है, कॉम्पिटिटिव क्रिकेट नहीं है, डोमेस्टिक क्रिकेट भी एक लेथार्जिकली प्लान्ड होती है और जो टूर्नामेंट्स हैं वो फेदर बैट्स पे खेले जाते हैं।
सिफारिश पे अक्सर सिलेक्शन होती है, ये सारी चीजें जो हैं ये कंट्रीब्यूट कर रही है कि रिशाद साहब, कल की फतह को भी हम कैसे फतह गिने, बजाय इसके कि हम जो 158 हमने बनाए थे, हम 7 विकेट से हारे थे, एक पार्टनरशिप हम नहीं तोड़ पाए थे। अर्ली ऑन हमने 3 विकेट्स लिए, हम बड़े खुश भी हुए कि शाहीन इज गेटिंग बैक टू हिज फॉर्म, ऊपर उन्होंने 3 विकेटें ले ली, लेकिन फिर ओब्वियसली हम वो पार्टनरशिप ही नहीं तोड़ पाए। ये मैं सेकंड लास्ट मैच की बात कर रहा हूँ। अभी हम लास्ट मैच की बात करते हैं, उसमें बजाय इसके कि हम टारगेट ज्यादा करते, हम 20 रन कम पे आए। ये तो चले, लकीली समहाउ हम जीत गए मैच, वो एक अलग फिनोमिनन है, लेकिन क्या हम इसको एक कोई प्रॉमिसिंग विक्ट्री तो नहीं कह सकते, या इसको अपनी अच्छी फतवाहत में तो नहीं गिन सकते इस जीत को भी हम? नहीं जनाब, बिल्कुल नहीं कह सकते, आप ठीक कह रहे हैं। इसमें जो हमारे पॉजिटिव है वो यही है कि शाहीन शाह अफरीदी का रिटर्न टू फॉर्म है, जिस तरह से बाबर आजम का रिटर्न टू फॉर्म था अर्लियर मैचेस में। अदरवाइज ये कि पाकिस्तान की टीम ने फिर एक दफा मेरे ख्याल है बहुत ही मीगर टोटल 134 तो कोई टोटल ही नहीं है। आजकल जो T20 टीम्स हैं एवरेजली वो 190-200 बना रही, तो उस तरह से था। लेकिन आई थिंक पाकिस्तान ने बेहतर यूटिलाइज किया स्पिनर्स को, जिसमें नवाज ने बहुत अच्छी बॉलिंग की और इफ्तिखार ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। तो इस तरह से पाकिस्तान ने अपने स्पिनर्स को बेहतर यूटिलाइज किया, और जैसे आप कहते आए हैं, हम लोग भी देखते आए हैं, हारिस रऊफ का ना होना भी एक बड़ा की फैक्टर था। ठीक हो गया, ठीक हो गया। रिशाद साहब हमारे से मौजूद है, अवैस ने भी हमें ज्वाइन किया। अवैस, थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र, आप लोग सुनाएं? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक है। वैसे शाहीन शाह अफरीदी कहते हैं कि हम अपने प्लेयर्स के लिए ना वर्ल्ड कप में तैयारी के लिए प्लेयर स्पॉट देख रहे हैं, क्योंकि किसको कहाँ एडजस्ट करना है, और आखिरी मैच में उन्होंने चेक किया है तो हम जीत गए। डायग्नोसिस वो न्यूजीलैंड करने गए न्यूजीलैंड करने गए हैं, और जो आखिरी मैच था वो पहला सवाल रिशाद साहब से मैंने ये किया था कि वही टीम थी, वही लोग थे, वही बस पिच का फर्क था, और उस पर ये हुआ कि पाकिस्तानी टीम जीत गई और व्हाइट वॉश से बच गई। क्या कहेंगे? देखिए, तो अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान टीम एटलीस्ट आखिरी मैच के अंदर थोड़ा बहुत आप इज्जत बचाने में कामयाब हुए, क्योंकि जो हालात थे हमारे स्टार्ट ऑफ द सीजन कोई इस मामले में व्हाइट वॉश तो नहीं है, ग्रे वॉश हुआ है। ग्रे वॉश हुई ना, क्योंकि लेकिन एक चीज बड़ी मुझे थोड़ी सी अच्छी लगी इस दफा कि शायद इनको किसी ने रात को शाहीन शाह अफरीदी को या तो ख्वाब में आकर डराया या कुछ किया कि भाईजान वो इफ्तिखार को अगर साथ गलती से ले गए तो उसको बॉलिंग भी करवा दो, और वो कल इफेक्टिव नजर आया आपको। मैं खुद हैरान था, एक प्लेयर जिसको आप वर्ल्ड कप में यूज करते हुए आए हैं, नए बॉल के साथ भी आपने यूज किया, और आप उसको पूरी T20 सीरीज आप उसको बॉल ही नहीं पकड़ा रहे जब आपके बॉलरों को मार पड़ रही है। तो अच्छी बात है कि आपने एंड टाइम पे इफ्तिखार की तरफ आप गए, आपने इफ्तिखार को कहा कि यार चलो आप जो उनसे ओवर करवा दो, और आपको उसको फतवाहत ही मिली। लेकिन जो पाकिस्तान की बैटिंग ऑर्डर का जो मसला है, जो ओपनिंग डिपार्टमेंट की बात करें, मैं इसलिए थोड़ा सा क्रिटिसाइज नहीं करना चाहूंगा इमरान भाई और मतलब, क्योंकि आप चांस दिया वो फ्लॉप हुआ। हसीबुल्ला की बात करूं तो आप उस वक्त उसको चांस दे रहे हो जब आपके पास कुछ भी खोने को नहीं पड़ा, सब कुछ खो चुके हुए कि जाओ यार तुम जाके बैटिंग कर लो, और ये कंडीशंस बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पर ये यंगस्टर्स हैं, इनको टाइम लगेगा, लेकिन मैंने कहा ना कि पाकिस्तान वाहिद टीम है जिसको सबसे ज्यादा T20 मैचेस खेलने वर्ल्ड कप में एंटर होने से पहले। लेकिन वैसा ये भी कौन सी स्ट्रैटेजी, हमें याद है पहले हम तो थोड़ी सी वो ओल्ड जनरेशन क्रिकेट व्यूअर्स है ना, तो पहले अगर जिम्बाब्वे के साथ कुछ सीरीज आ जाती थी, या UAE टाइप की टीम के साथ, या बांग्लादेश उस वक्त कमजोर टीम होती थी, तो तब कोशिश होता था कि बेंच स्ट्रेंथ को आजमाया जाए। या फिर बड़ी टीमों के साथ उन मैचेस में जो मैच गैर जरूरी होते हैं, जो जीतना जरूरी नहीं होते, आप जब सीरीज सिक्योर कर लेते हैं, आप इस किस्म के एक्सपेरिमेंट्स अगर कर ही रहे हैं तो इन मैचेस में करने का और मुसलसल करने का, और फिर इसमें कोई कंटिन्यूटी नहीं है कि आपने अब ये प्लेयर देख लिया, अब उसकी जगह दूसरे प्लेयर को आजमाया जाए। एक प्लेयर फ्लॉप होता है, वो अपनी जगह पे फ्लॉप हो रहा होता है और दूसरा फ्लॉप शामिल किया जाता है। इससे क्या होता है कि वो प्लेयर बेचारा अपनी इंडिविजुअल कारकर्दगी भी नहीं दिखा पाता, जो कि इंटरनेशनल मैचेस का एक प्रेशर होता है। तो ये स्ट्रैटेजी मुझे तो समझ नहीं आती है वैसे। ये तो देखें इमरान भाई, कुछ टीम्स होती हैं जो ब्रेव इनफ होती हैं, जो कि अपने प्लेयर्स को लातुतात दफा टेस्ट कर चुकी होती हैं टूर्नामेंट से पहले। हमारा अगर आपको एक अपना नेचुरल चीज बताऊं तो पाकिस्तान टीम, आपको पता है कि नेचुरली या पाकिस्तान टीम इतनी ज्यादा नहीं जानी जाती कि वो ब्रेव डिसीजंस लेके टूर्नामेंट के अंदर जाके ब्रेव डिसीजन लेके खिलाए लड़कों को, या राइट टाइम पे राइट लड़के को चांस दिया जाए। हमारा ये मसला रहा है वर्ल्ड कप से पहले। अगर आप दूसरी टीम्स को देखें तो टीमें जो सी हैं उनके बी टीम, यहाँ तक कि C टीम तैयार है वर्ल्ड कप में एंटर होने से पहले, क्योंकि वो बैकअप प्लेयर्स मौजूद हैं। आपके सामने की बात है इस वक्त जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो हालात चल रहे हैं कि एक दफा कॉल लीक होती है कप्तान की, वो रोला पड़ जाता है सारा वर्ल्ड कप में। देखें, मैं किसी की साइड नहीं लूंगा, लेकिन इस चीज को रियलाइज करने की जरूरत है कि चाहे बाबर आजम की बात करूं, किसी प्लेयर की बात करूं, अगर ये चीज होगी तो सर वो साइकोलॉजिकल प्रेशर पड़ता है उसके ऊपर, उसके दिमाग में बहुत सी चीजें चल रही होती हैं, तो वो परफॉर्मेंस उसकी खराब होगी। एक दिन खबर आ जाती है ज़कात अशरफ साहब खुद अपना स्टेप डाउन हो गए, तो वो फिर एक प्रेशर एक माउंट क्या करेगा प्लेयर्स के ऊपर
कि यार पता नहीं कौन सा नया क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन आएगा, वो पता नहीं क्या सूरत हाल लेके आएगा, क्या नहीं करेगा। के लिए आएगा। मैं बाजिद खान साहब की बात को बिल्कुल एग्री करूंगा। डोमेस्टिक क्रिकेट की बात करूं तो रणजी ट्रॉफी को 100 साल हो चुके हैं, अपना काउंटी क्रिकेट को 150 साल हो चुका है। पाकिस्तान क्रिकेट डोमेस्टिक इतना पुराना क्रिकेट बोर्ड होते हुए मैं कहता हूँ कि हर महीने नया सिस्टम आ जाता है, समझ ही नहीं आती क्या करना है। कभी 80 ओवर्स ले आते हो, कभी आप बॉल चेंज कर देते हो, कभी कुछ चेंज कर देते हो। तो जब तक ये मामला चलते हुए आएंगे आपके पास ना बैकअप प्लेयर्स आएंगे ना ग्राउंड प्लेयर आएगा। ठीक है, वैसे आज मैं रियाज साहब आपके सामने रखूंगा ये सवाल। आज हफीज ने कहा है कि हम सारे हकायक सामने रखेंगे, हम बताएंगे कि कहाँ पे हमने सही नहीं किया और कहाँ से हमने लूज किया इसको। एक तो ये इसमें आप कोई बड़े रेवोल्यूशंस देखते हैं आप, और दूसरा ये जो सीट खाली हुई है, अब ओब्वियसली डिसीजन मेकर सबसे बड़े हमारे नहीं है क्रिकेट बोर्ड के, अपॉर्चुनिटी है इसके अंदर, हम सुधारें अपने आप को टू ब्रिंग अ राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। जी आप जी इमरान मुझसे पूछे? जी आपसे पूछ रहा हूँ शायद से। बिल्कुल इमरान, देखिए ये इसकी बेसिक वजह जो पाकिस्तान क्रिकेट की तनज़्ज़ुली है उसका ये है कि एक हैंड पिक्ड लोग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ्स के तौर पे अपॉइंट होते जाते हैं। 22 साल हो गए हैं कि एडहॉकिज्म चल रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। उनका जो पुराना तरीका था कि जो कॉम्पिटेंट लोग थे वो इलेक्शन लड़ते थे, उनको जनरल बॉडी इलेक्ट करती थी, वो आते थे काम करते थे। आखिर हम लोगों ने 2 वर्ल्ड कप करवाए यहाँ पे, और जैसे आरिफ अब्बासी साहब कहते थे कि हमने सिर्फ 4 का स्टाफ था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, फिर हमने 2 वर्ल्ड कप करवा दिए, और वो भी इंडिया और श्रीलंका की कोलैबोरेशन से, जिनसे बड़ा स्मूथली वर्ल्ड कप वो स्टेज हुए सारे। तो वो जमाना था, और 750 से ऊपर एम्प्लॉइज हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट की जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। तो ये ज़का अशरफ साहब भी बैक डोर से उनको लाया गया था, और इस तरह से उनको इंडक्ट किया गया था, और एक 2011 से मैं फॉलो कर रहा था कि 2011 से 11 पीसीबी चेयरमैन चेंज हुए हैं। उसमें बाद लोगों ने टर्न्स भी दिए हैं। रजम शेडी साहब 3 दफा आए हैं, ज़का अशरफ साहब 2 दफा आए हैं, शहयार खान साहब 2 दफा आए हैं, उसके अलावा रमीज राजा साहब और एहसान मानी। तो ये इतने ज्यादा चेयरमैन 11 चेयरमैन चेंज होना, ये पाकिस्तान क्रिकेट की ज़ुबूहाली की तरफ इशारा। और कैसे कोई सिस्टम इन प्लेस बन सकता है अगर यही सूरत हाल रहे कि पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स होते रहे। और हॉकी का भी आपने जिक्र किया, तो एग्जैक्टली वही वजह हॉकी के डाउनफॉल की है, स्कॉट के डाउनफॉल की है। तो इस तरह के वो क्रिकेट बोर्ड जो दुनिया में है, जिम्बाब्वे, श्रीलंका, जहां पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, आप उनका हाल देख लीजिए कि कहां जा रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली शाह साहब, जैसे आपने खुद भी कहा है अभी कि ये 11 सालों में 11 चेयरमैन बदले जाना, ये वाकई कलामिंग बात है। और जब हम बड़ी दुनिया की बड़ी जो क्रिकेट बोर्ड्स हैं या बड़ी टीम्स के बारे में बात करते हैं, चाहे हम इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया है, ये वो बोर्ड्स हैं या वो टीम्स हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, और इनकी कंसिस्टेंसी की वजह भी है कि अपने प्लेयर्स को भी उतना ही चांस देते हैं। जितनी अनस्टेबिलिटी हम यहाँ पे इस मैनेजमेंट में देखते हैं, उतनी ही जो अनस्टेबिलिटी है वो हम प्लेयर्स के अंदर भी देखते हैं। तो ये भी तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जी हाँ, बिल्कुल सही आप कह रही हैं। कंट्रोवर्सीज इतनी ज्यादा हैं। आप देखिए कि मोहम्मद हफीज का भी अपॉइंटमेंट जिस तरह से किया गया, वो उनका कॉन्ट्रैक्ट अब 15 तारीख को खत्म हो गया, लेकिन इस टूर पे बहुत सी खबरें सामने आई कि मोहम्मद हफीज से इख्तलाफात हैं प्लेयर्स के। तो एक प्लेयर को इस तरह जाके ऑल पावरफुल बना देना, हेड कोच भी वो हैं, टीम डायरेक्टर भी वो हैं, और एक प्लेयर्स के लेवल पे आके वो नहीं बात कर रहे, बल्कि वो एक स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे कुछ ही दिन में चाह रहे हैं कि हर चीज ठीक हो जाए। तो ऐसे नहीं होता। कई चीजों के मैंने आपको बताया कि T20 लीग के नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स इशू नहीं किए, उस पर बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड फीस ने लिया हुआ था कि हम किसी प्लेयर को T20 लीग नहीं खेलने देंगे। तो ऑफकोर्स उसका फॉल आउट नजर आया, और ये सारी चीजें एडमिनिस्ट्रेशन में शुमार होती है, जो बिल्कुल फुकदान नजर आ रहा है उसका। ठीक है, फुकदान नजर आ रहा है। अवैस, आप भी बताइएगा इसी हवाले से, जैसे अभी रिशाद साहब भी पॉइंट आउट करें कि ये सारे फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और चाहे वो क्रिकेट हो या हॉकी की भी, अभी जैसे इमरान और शाह साहब बात कर रहे थे, उसमें भी एक यही फैक्टर है कि यहाँ पर जो पॉलिटिक्स है या पॉलिटिकल जो चेंज आता है, उसके साथ मैनेजमेंट में तब्दीली है, ओवरऑल चीजों को शैटर करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सॉरी, मैं शायद हॉकी पे थोड़ा सा एक बात करना चाहूँ। तो जो चीज सबसे ज्यादा मुझे मिसिंग हुई है, ऑब्वियसली एज अ स्पोर्ट्स एनालिस्ट रशाद साहब इस पे पॉइंट आउट करेंगे, वो ऑल्टमन का ना होना है। एक बंदा जो कंसिस्टेंटली पाकिस्तान हॉकी टीम के साथ रहा, उसने पाकिस्तान हॉकी टीम को एक नई जोन सा उम्मीद जोन सी है वो जगाई, और एंड टाइम पे उसको $500 के हिसाब से कि मुझे $500 ज्यादा पेमेंट की जाए अपना सैलरी के अंदर, उस पे आप उसको ड्रॉप आउट कर देते। टीम से लिटरली वो नजर आ रहा था आपके डगआउट के अंदर कि उनकी कमी महसूस आपको हो रही। लेकिन चले, अनफॉर्चुनेट है जो मामला हॉकी के साथ हो, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी जिस सिचुएशन है, मैंने कहा ना कि वर्ल्ड T20 आपका सर पे है। कल आपने ये भी देखा होगा जब शाहीन शाह अफरीदी से
प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करें चाहे पोस्ट मैच की बात करें, जिस वक्त तो बात हो रही थी तो यही उन्होंने कहा कमेंट अपना, जिस वक्त प्रेजेंटेशन में उन्होंने कहा कि वर्ल्ड कप सर पे है, राउंड द कॉर्नर है, आप इतनी चेंजेस कर रहे हैं तो पाकिस्तान टीम आपको सेटल नजर आती, तो उन्होंने कहा नहीं, हम लोग अपना कोशिश करें कि नए टैलेंट को यहाँ पर लेके और बेस्ट जो प्लेइंग 11 हम वर्ल्ड कप में उतार सकें। आपके पास टाइम बहुत मौजूद है, लेकिन फिर मैंने कहा ना कि जब तक आप एक लड़के के दिमाग पे ये चीज बिठा के रखोगे कि यार तूने अंदर जाना है, तेरे पास सिर्फ 2 गेम्स हैं, तूने परफॉर्म किया ठीक है, नहीं तो अल्लाह हाफिज तुम्हारी पाकिस्तान की सीट बुक है, तो कभी जिंदगी में कोई लड़का परफॉर्म नहीं करता। मैं ना आजम खान को क्रिटिसाइज करना चाहता हूँ, ना किसी को जरूर तकलीफ होती जब वो परफॉर्म नहीं करते, लेकिन इस चीज को रियलाइज करें। मैं आपके शो पे भी लास्ट टाइम कहा था कि वो लड़के परफॉर्म करते हुए हैं सीपीएल में जहां पर डेड विकेट्स हैं, वो लड़के परफॉर्म करते हैं पाकिस्तान विकेट्स पे जहां पर बाउंस मौजूद नहीं होता। असल मसला ये है। न्यूजीलैंड में आप उठा के उसको भेज दो जहां पर शॉर्ट पिच डिलीवरीज हैं, पेस के साथ बॉल आता है, टाइमिंग आपको डिफरेंट चाहिए होती है। तो अब इसका तो वैसे ये एक ही हल है, या तो अपनी पिचें यहाँ से देके भेजें साथ के वहां इन पे खेलो, या वहां से हम अच्छी पिचेस मंगवाएं और यहाँ पे उनको प्रैक्टिस करवाएं, या फिर थर्ड सोल्यूशन है कि इरशाद साहब ने कुछ अरसा पहले बताया था और वो बहुत वैलिड था कि जिधर आपने खेलना है वहां पे पहले जाके कुछ अरसा गुजारें, प्रैक्टिस करें वहां पे, आप उस एटमॉस्फेयर के साथ अपने आप को सिंक करें। आप दोनों एक्सपर्ट्स का बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए और इस आम मौजू पे बात की। क्रिकेट हमारे दिल के बहुत करीब है, नाज़रीन इसलिए इतना वक्त देते हैं, और चूंकि कौम 2 चीज़ों के बारे में बहुत बात करती है, वन इज क्रिकेट एंड अदर इज पॉलिटिक्स, और आजकल माशाल्लाह दोनों चीज़ों के बारे में आपको बात करने का भरपूर मौका मिल रहा है। सियासत भी इस वक्त सियासी बुखार चढ़ रहा है, मैं उसको बुखार कह रहा हूँ, कुछ उसको पारा भी कहते हैं, और पॉलिटिक्स हो रही है और खूब हो रही है। खैर कल एक अच्छा पावर शो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने किया लाहौर के अंदर। इसमें खबर यह है कि लाहौर के अंदर एक अच्छा पावर शो बिलावल साहब ने किया, ताक ताक के निशाने दागे, और अब बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्रिटिसाइज कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब का नाम लेके और नून लीग का नाम लेके, और तहरीक इंसाफ साफ के वोटर को अपना बनाना चाहते हैं। कल बाकायदा तौर पे उन्होंने तहरीक इंसाफ के वोटर को ये कहा कि आप हमें वोट करें ताकि हम नवाज शरीफ को हराएं। बिल्कुल, और टाउनशिप में जी जलसे से खिताब किया और कहा कि नून लीग दहशत के साथ पीटीआई के कारकुनान से इंतकाम ले रही है। हमने हमेशा इंतकामी सियासत की मुखालफत की है, सियासी कैदियों को रिहा करने की भी बात की, और आखिर कब तक लाहौर पर कभी शोबाज कभी वसीम अकरम प्लस को मुसल्लत किया जाएगा। अपने वजीर आजम की बात करें ना, जो इनके वजीर आजम थे 2-3 जिनके साथ इन्होंने हुकूमत भी किया। बिल्कुल ऐसा ही है। वोट को इज्जत दो का नारा लगाने वाले नजर भी नहीं आ रहे, तकसीम की सियासत को दफन करेंगे। लाहौर इनका नहीं मेरा है, पाकिस्तान को इन पुराने सियासतदानों के हवाले से ये भी उन्होंने कहा कि दहशतगर्द सर उठा रहे हैं और सर काट देंगे, मुल्क को मौशी और सियासी बहरान से मिलकर निकालेंगे, नफरत और गाली गलोच की सियासत को खत्म करेंगे। सब बिलावल साहब ने कल के जलसे के अंदर कहा कि सियासी इख्तलाफात को जाती दुश्मनी में तब्दील कभी नहीं किया। एक बात बहुत अच्छी है, पीपल्स पार्टी ने पिछले कुछ अरसे से पंजाब को निगलेक्ट किया है। मैं तो ये कहता हूं इनका वोटर देख रहा था, जिनका कमिटेड वोटर है, कि पीपल्स पार्टी यहाँ पे आए, और बिलावल ने वो स्पेस फिल करने की कोशिश की है। थोड़ा सा देर से आए हैं, लेकिन अच्छा लग रहा है हमें कि कम से कम पंजाब के अंदर भी पीपल्स पार्टी बड़ी जमात है। कल लोग भी काफी अच्छे थे, तो अच्छा है ये इसकी पॉलिटिक्स में। लेकिन अब नून लीग की क्या स्ट्रैटेजी होती है? नवाज शरीफ साहब मानसेरा जा रहे हैं, यहाँ से वो इंतखाब भी लड़ रहे हैं, उनका बड़ा कमिटेड किस्म का हल्का है, और कैप्टन सफदर साहब का भी ताल्लुक यहाँ ही से उनके जो सन है, बिलावल आज साहिवाल जा रहे हैं। बिलावल साहिवाल जा रहे हैं। सो देखते हैं जी क्या सूरत हाल आती है, और बाकी सब कुछ आपको पता ही है, खामोशी है, तीसरी तरफ खामोशी है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद वापस आ गए हो गए वापस मौसमियाती तब्दीली होगी जो असरात है जनाब, दुनिया के दीगर ममालिक की तरह हम बार बार बात करते हैं क्लाइमेट चेंज को, पाकिस्तान में भी बड़ी शिद्दत से महसूस की जा रही है, बल्कि वाज़े तौर पर नजर आने लगे हैं। जनवरी का महीना, जैसे हमने प्रोग्राम के आगाज में भी कहा कि आधे से ज्यादा गुजर गया, मगर अभी तक बारिशों का ना होना और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का ना होना हमारे सामने क्लाइमेट चेंज की एक बहुत बड़ी और वाज़ेह निशानी है, जिसने खतरे की घंटी बजाई है। जो ड्राई विंटर है या खुश सर्दी की हम बात करें, कई बीमारियां से जन्म ले रही है, जबकि माहिरीन मौसमियात कहते हैं कि बर्फ के बगैर जो मौसम सरमा है, इसका आश्कारी और पानी की फराहमी पे भी असर पड़ेगा। इससे निपटा कैसे जाएगा, कितना खतरनाक है बारिशों का ना होना, बर्फबारी को उस तरह से ना होना, इसी पे आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मरियम शब्बीर हैं, जो कि माहिर माहौलियात हैं, आप इनको अक्सर देखते हैं हमारे शो में भी, दीगर टेलीविजन शोज में भी, उनसे जरा हम जानने की कोशिश करते हैं। मरियम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग, आप कैसी हैं? वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबसे तो पहले हम आपसे मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं, जो कि आप माहिर मौसमियात नहीं हैं। इस्लामाबाद का मौसम भी क्या लाहौर की तरह ही ड्राई है, उसी तरह की फील है, या कुछ मुख्तलिफ है? फेडरल कैपिटल के अंदर वहाँ पे तो बारिश हो जाया करती है ना कभी, लाहौर में अक्सर नहीं होती।
जी, चूंकि मैं इस्लामाबाद में हूँ नहीं, लेकिन जो सोशल मीडिया से मैंने फॉलो की हैं वीडियोस, इस्लामाबाद में भी विजिबिलिटी काफी रिड्यूस्ड है। फिर एयर क्वालिटी चेक करने में पता चला कि लाहौर से कम पीछे इस्लामाबाद भी नहीं है, और यही सूरत हाल पेशावर की भी इस वक्त जा रही है कि विजिबिलिटी इश्यूज बहुत ज्यादा हैं, और आपके पोल्यूशन फैक्टर जो पार्टिकुलेट मैटर 2.5 है वो भी बहुत ज्यादा है हवा में। तो कोर्स सिचुएशन सिर्फ बारिश ना हो। मुझे वैसे ही लगा कि यूर इन इस्लामाबाद, सो दैट्स व्हाई। ठीक है, कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब जरा मुद्दे की तरफ आ जाते हैं। मेरा सबसे बड़ा कंसर्न ये जो इस दफ़ा स्नोफॉल ना होना है। हम इससे पहले भी ग्लेशियर्स के पिघलने के ऊपर हम आपसे राय ले चुके हैं, और ये हमारा सबसे बड़ा कंसर्न भी है। दुनिया के अंदर वैसे ही ज़ेर ज़मीन पानी की सतह कम हो रही है, ऊपर से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है। बुनियादी तौर पर इसकी वजूहत वही हैं जो हम पहले से डिस्कस करते आए हैं, या कुछ सानवी वजूहत भी हैं? और अब आगे मुस्तकबिल में आप क्या देख रही हैं, जब पूरी दुनिया बात तो करी है क्लाइमेट चेंज को लेकर? जी बिल्कुल, ओवरऑल तो आपको पता है कि जो पाकिस्तान है उसकी कंट्रीब्यूशन ग्लोबल एमिशंस में, जो जहरीले मादे, व्यूअर्स में आसान लफ्जों में बताती चलूं, जो फॉसिल फ्यूल कंजम्पशन की वजह से होता है, वो पाकिस्तान का ग्लोबली जो है वो बहुत कम कंट्रीब्यूशन है। लेकिन चूंकि आपके जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं और आपके इर्द गिर्द के ममालिक भी अब जो हैं, खासतौर पे चाइना, आप जो बिल्कुल पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है, वहाँ पे भी वो इस कदर उनके एमिशन ज्यादा हैं और उनकी डेवलपमेंट ऑफ कोर्स इतनी फास्ट जा रही है। आपका फिर इंडिया है, वो पाकिस्तान से ज्यादा ही कंट्रीब्यूट करता है। और इसके अलावा जो आपकी डेवलप्ड वर्ल्ड है, फिर वो भी आपका फॉसिल फ्यूल की कंजप्शन उसकी जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। कहने को टारगेट्स तो हैं हर मुल्क के उनने एक सर्टेन लेवल पर रिड्यूस करने हैं अपने एमिशंस, तो जब वो टारगेट पूरे नहीं होते हैं, या जिस स्पीड के साथ कहना चाहिए कि पूरे होने चाहिए, उस स्पीड से जो है वो रिन्यूएबल्स की तरफ शिफ्ट नहीं हो रहे हैं, तो ऑफ कोर्स आपके जो फॉसिल फ्यूल कंजप्शन की वजह से जो एमिशंस होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड खासतौर पर, मीथेन गैस, आपकी जो फार्मिंग और आपके जो एनिमल सेक्टर से कहने के कंट्रीब्यूट करती है, उसकी वजह से भी आपका कंट्रीब्यूट करता है। तो आपके जो जमीन होती है, ऑफ कोर्स उसमें फिर मुख्तलिफ तरह की तब्दीलियां आती हैं, जिसमें एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस भी हैं, और उसी का ये इम्पैक्ट जो आप एक ग्लेशियर का देख रहे हैं, यही है कि बर्फ अभी नहीं पड़ रही है। तो ऑफ कोर्स जैसा कि आपने स्टार्ट में बताया भी इंट्रोडक्शन में कि बर्फ नहीं पड़ेगी तो गर्मियां जब आएंगी तो पिघले होगी नहीं, तो पिघलेगा नहीं, तो पानी जो कम्युनिटीज आपकी माउंटेन के नीचे बेस में रहती है, उनको पानी मिलेगा नहीं, तो एग्रीकल्चर कैसे करेंगे? उनकी जो लाइवलीहुड है। आपने एग्रीकल्चर की बात की, और अगला क्वेश्चन भी मेरा इससे रिलेटेड। ऑब्वियसली जो मौसम सरमा के बाद जिस तरह से हम देख रहे हैं, ये बहुत एक मेजर जो कह लें निशानी है, या एक मेजर जो कह लें एक अलार्मिंग सिचुएशन है इस सारी सूरत हाल के अंदर, कि बारिशें 2 के दिसंबर एंड के अंदर, मिड ऑफ दिसंबर में एक आधी बारिश तो हो जाती है, जिसके बाद वेदर ये जो ड्राइनेस है खत्म हो जाती है, और उसके बाद फिर फर्दर जो काश्तकारी का जो प्रोसेस होता है उसमें बड़ा हेल्प होता है। अब जो फसलों की काश्तकारी है उन पे कितना इंपैक्ट आएगा इन बारिशों का ना होना, और ऑब्वियसली एज यू सेड के जो ग्लेशियर्स नहीं पिघलेंगे अगर बर्फ नहीं पड़ेगी तो? जी, जो कम्युनिटीज डिपेंड करती हैं बर्फ के पिघलने की वजह से जो पानी उनके पास आएगा, उनका तो आप कह सकते हैं कि उन पर डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा। आगे नियर फ्यूचर में अगर बारिश हो जाती है तो ऑफ कोर्स जो माउंटेनियस एरियाज होते हैं, जो आपके दरिया या स्ट्रीम्स गुजर रही होती हैं, उनके थ्रू जो है वो कल्टीवेट तो कर सकते हैं। इंटायरली 100% उनका बर्फ के ऊपर तो नहीं गुजारा होता है, लेकिन जो मेरा फील्ड एक्सपीरियंस है नॉर्दर्न एरिया में कुछ कम्युनिटीज के साथ बातचीत करने का, कुछ ऐसी भी लोकेशंस पे होती हैं जहां पर वो बर्फ के ऊपर ही, ग्लेशियर्स के ऊपर ही डिपेंडेंट होते हैं, तो वो शायद डायरेक्टली उस तरह से इम्पैक्ट हों अगर अच्छा भाई, जितना ये सीरियस किस्म का फिनोमिनन है, मुझे लगता है कि हम हंगामी बुनियादों के ऊपर न सिर्फ इस पे बात करें, बल्कि इसे हमारे सिलेबस का, हमारी रिसर्च का हिस्सा होना चाहिए यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। आपका चूंकि ये सब्जेक्ट है, ओबियसली आप इस पे काम करती हैं, किस हद तक हम ऑन अ सीरियस नोट बयानात से हट के इसके ऊपर फोकस्ड हैं कि हम अपनी आने वाली नस्ल को इसके बारे में बताएं, अपने हमारे बच्चों को इसका पता हो? क्या हम ऐसा कर रहे हैं हमारे सिलेबस को लेकर, हमारे जो हमारी तालीमी इदारे हैं उनको लेकर, हमारी जो रिसर्च कंडक्ट होती हैं हायर लेवल के ऊपर एजुकेशन के अंदर, क्या हम इतने सीरियस हैं, या आपको लगता है कि नहीं, वी नीड टू टेक सम मोर स्टेप्स ताकि आने वाली जनरेशन कम से कम इससे अवेयर तो हो? जी, अगर आप स्कूल्स की बात करें तो कुछ हद तक तो अवेयरनेस रेजिंग है, लेकिन सिलेबस का पार्ट किस हद तक है ये एक डिबेटेबल बात है। हर एक स्कूल में सिलेबस जो है वो क्लाइमेट चेंज के इशू को लेके बिल्कुल भी नहीं है, आप स्कूल लेवल पर देखें तो। लेकिन यूनिवर्सिटी
यूनिवर्सिटी की जहां तक आप बात करते हैं तो यूनिवर्सिटीज में आपको पढ़ाया तो जाता है और मैं कहूंगी कि साइलोस में रिसर्च की जाती है। मैं ये नहीं कहूंगी कि स्टूडेंट इस पर रिसर्च कर नहीं रहे हैं, बहुत स्टूडेंट्स रिसर्च कर रहे हैं, बहुत फैकल्टी मेंबर्स इन इश्यूज पे रिसर्च करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में आपको देखने में क्या मिलता है कि आपका इंडस्ट्री, एकेडेमिया, सिविल सोसाइटी और गवर्नमेंट, इनका आपस में एक डिस्कनेक्ट है, सब अपने अपने साइलोज में लगे हुए हैं। तो एकेडेमिया को एक बहुत ही बाहर के मुल्कों में देखें तो एकेडेमिया को एक ऐसे सोर्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है जिसमें इंडस्ट्री की डिमांड होती है कि आप इस तरह के हमें रिसर्च करके सोल्यूशंस बताएं। एकेडमिक्स आपको रिसर्च करके बताते हैं, आपको सोल्यूशन क्रिएट करके बताते हैं और फिर उसको आप मार्केट के साथ कनेक्ट करते हैं। आपके जो ऑफिसेज होते हैं मार्केट के थ्रू उनको कनेक्ट करते हैं। जैसे पाकिस्तान में अगर आप एग्जाम्पल देखें, इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी की बात हुई थी तो बहुत लाहौर में एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ने बाकायदा सोलर रिक्शा बनाया था जिसमें सोलर पैनल से वो एनर्जी वो फ्यूल क्रिएट करके उस पर चल सकता था। उसको कोई मार्केट नहीं मिली है। आप देखें अगर इस तरह के स्टूडेंट्स की इनोवेशन, कराची की एक स्टूडेंट है, आपने भी शायद बहुत साल पहले कवर किया हो इस चीज को, बल्कि आपके चैनल ने किया था, जिसमें उनने एक ऑल्टरनेट प्लास्टिक था जिसकी थिन उनने लेयर बनाई थी जो कि बायोडिग्रेडेबल थी, उनको मार्केट नहीं मिली। और इस तरह के आपको ढेरों एग्जांपल पाकिस्तान में। अच्छा, फिर हम अगर इंटरनेशनली चले जाएं, बहुत अच्छे पॉइंट्स आपने बताए, बैनुल अक़वामी सतह पे फिर हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं? हम तो मुख्तलिफ समिट्स के अंदर, मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर जाकर हम ये बात कर चुके हैं कि पाकिस्तान किस हद तक क्लाइमेट चेंज का शिकार है और किस हद तक चैलेंजिंग, और फिर पाकिस्तान में हर कुछ अरसे के बाद जो फ्लड्स आते हैं या फिर कोई ना कोई ऐसा नेचुरल कोई मसला बनता है, उससे हमें मालूम पड़ता है कि पाकिस्तान कितना बुरी तरह से शिकार है। और फिर पाकिस्तान अकेला नहीं है, भारत इसके साथ है, एशिया का ये पूरा रीजन है जो कि इसका शिकार है। तो फिर पाकिस्तान या भारत वगैरह के पास क्या ऑप्शंस है बैनुल अक़वामी दुनिया को ये बावर कराने के लिए कि वो ये जो कार्बन एमिशन है इसके अंदर काम करें? मैं अभी लास्टली कनाडा की एक वीडियो देख रहा था जहां पे -40 तक टेम्परेचर होता है, वहां पे अब थोड़ी थोड़ी बर्फ पड़ी हुई है मुख्तलिफ इलाकों में, तो वहां पे भी फर्क पड़ रहा है डेफिनेटली। तो फिर क्या हल क्या है इसका? जी, क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट तो आपको ग्लोबली नजर आएगा। क्या अमेरिका, क्या कनाडा, क्या जर्मनी, आपको हर जगह फ्लड्स, हीट वेव्स, फॉरेस्ट फायर्स, आपको क्लाइमेट चेंज के ये इम्पैक्ट्स आपको नजर आएंगे। बैनुल अक़वामी सतह पे आपने जो कहा, ऑफ कोर्स जो आपकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती हैं, UNFCCC की जो कॉन्फ्रेंस होती है हर साल के आखिर में, वही हमारा सबसे मेजर प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज हमेशा से पुश करते आए हैं डेवलप वर्ल्ड को कि उन्होंने जो पेरिस एग्रीमेंट 2015 में हुआ था उसके अंडर उन्हें क्लीन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना था, कैपेसिटी बिल्डिंग करनी थी, फंड्स प्रोवाइड करने थे। उस पर किसी भी चीज पे अमल भी उस तरह से नहीं हुआ। और मैं कहूंगी कि डेवलपिंग कंट्रीज ने सिर्फ ये जो अवेलेबल प्लेटफॉर्म है उसी से पुश करने की कोशिश की है। और अभी जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 दुबई में हुई थी उसमें जो लॉस एंड डैमेज फंड के एस्टेब्लिशमेंट है वो सबसे ह्यूज सक्सेस था कि 30 साल की के बाद जो है वी वर एबल टू एस्टैब्लिश दैट मैकेनिज्म। क्या होगा उसमें, डेवलप कंट्रीज कितना कंट्रीब्यूट करेंगे, जो तक अनाउंसमेंट्स हुए हैं वो COP29 के ऊपर अनाउंस किया जाएगा। तो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म सबसे मेजर तो यही है। मुझे अंदाजा है कि बहुत सारे लोग इस चीज को क्रिटिसाइज करते हैं कि लोग जहाजों पर बैठ के जा रहे हैं, लेकिन मुझे बताएं कि इसके अलावा आपके पास ऑप्शन क्या है? राइट मरियम, थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेजेंस। हमारी यही कोशिश होती है फिर के बाद कम से कम बात जरूर करें इस मसले के ऊपर, तवज्जो जरूर दिलाएं, बिकॉज बहुत तवज्जो तलब मसला है जिसका ताल्लुक हमारी नस्लों से है, हमारे प्लैनेट की बका से है। तो हम सब ने मिलकर ही इस पे करना है और इसके ऊपर बात करना बहुत जरूरी है। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं कुछ और मौजूद करते हैं। वेलकम बैक। अब आपको दिखाने और वर्चुअली खिलाने का वक्त हुआ जाता है लाहौर की नंबर 1 वारिस निहारी। 60 साल 6 दिहाइयों से जायद जायका बरकरार है जी। और जो वारिस निहारी है इसकी तारीफ हम क्या करें, लाहौर की पहली दुकान इसको कहा जाता है जो दिन रात ये सर्विस मुहैया करती है। इसका मुनफरद जायका लोगों को कैसे अपनी तरफ खींचता है, सुहेब बता रहे हैं आज हमारे सेगमेंट के अंदर आपको दिखाते। अस्सलाम वालेकुम, एक्सप्रेसो के फूड सेगमेंट के साथ मैं हूं सुहेब खान। सर्दी फुल जोरों की पड़ रही है और इस सर्दी में अगर निहारी मिल जाए तो क्या ही बात है। और निहारी का नाम जब आता है तो सबसे पहले वारिस निहारी का नाम तो वहां में आता है। तो चले मेरे साथ वारिस निहारी ट्राई करते हैं। वारिस निहारी के मशहूर बेटर, इनका नाम है गोली। ये है वारिस की निहारी, खाए तो नहीं सारी, करो नारकली तैयारी, सब पे भारी, वारिस निहारी जिंदाबाद। जैसा कि आप देख रहे हैं मैं पहुंच गया हूँ जहाँ पे तड़का लगता है। सबसे पहले ये देखिए प्याज को यहाँ ब्राउन करते हैं।
और बाकी से डिटेल लेते हैं, पूछते हैं कि ये कैसे तड़का लगाते हैं। पहले घी डालते हैं, फिर प्याज डालते हैं, ब्राउन करने के बाद फिर निहारी में डाल देते हैं। निहारी में डालने के बाद फिर निहारी को गर्म करते हैं, गर्म करके निहारी फिर गाग के आगे हाजिर करते तो हैं। आप क्या देसी घी इस्तेमाल करते हैं? जी सर, देसी घी इस्तेमाल करते हैं। जी, तो हमारे साथ इस टाइम वारिस निहारी के ओनर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर आप बताएं वारिस निहारी कब से, थोड़ी सी हमें हिस्ट्री बताएं वारिस निहारी के बारे में। वारिस निहारी 1960 से है जी। जी। ठीक है, ये हमारे बुजुर्गों ने शुरू की थी। हमारी ये तीसरी लड़ी चल रही है यहाँ। आप निहारी में क्या इस्तेमाल करते हैं और आपकी निहारी की ऐसी क्या खास बात है? हम निहारी में सबसे अच्छा गोश्त इस्तेमाल करते हैं, जो अगर आपका कैमरामैन दिखाना चाहे तो ये दिखा सकता है। इसको जूम करके दिखा दें, ये गोश्त इस्तेमाल करते काफी हैं। ताज़ा गोश्त लग रहा हाँ है। जी, इसमें 16 किस्म के मसालों का एक मसाला बनता है। अच्छा। 16 मसाले ग्राइंड करके बना के उसका एक मसाला बनता है जो निहारी में डलता है। अस्सलामुअलैकुम सर, क्या हाल है आपका? जी वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, आपने अभी खाना ख़त्म किया माशाल्लाह से, तो आप बताएं कि आप वारिस निहारी क्यों आते हैं? वारिस निहारी का बहुत हमने सुना है। वारिस निहारी एक फेमस ब्रांड बन गया है यहाँ पे, तो ये काफ़ी अरसे से चल रहा है। अच्छा। हम यहाँ किसी काम से आए थे, हमने यहाँ पे खाने का डिसाइड किया, तो हमारे माइंड में वारिस निहारी आया। अच्छा। अभी हमने इसको खाया, टेस्ट किया और ये बहुत ही एक शानदार चीज़ है। जी। स्पेशली सर्दियों में ये रेसिपी ऐसी है कि हम इसको ज़रूर टेस्ट करना चाहिए। मैंने ये पहले काफ़ी देर पहले खाई हुई थी और बहुत बेहतरीन टेस्ट है इनका। अच्छा। तो आज फिर किसी काम से आए हैं तो फिर दिल करा कि ये तो जो पहले थी जैसे आज वैसे ही आज भी वैसे ही है। 30 साल पहले भी वही टेस्ट था, 30 साल बाद भी वही टेस्ट। वारिस निहारी कैसी यार मैं तो वीक में एक बार ज़रूर खाने आता हूँ, 1 से 2 बार ज़रूर आता है, हमारा चक्कर लगता है। माशाल्लाह बहुत अच्छा टेस्ट है। सारों से यही कहेंगे कि एक बार ट्राई करें, इंशाल्लाह उनको बहुत मज़ा आएगा। चलो, थैंक यू वेरी मच सर, आपका टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि आपने देखा, कस्टमर्स ने कहा कि भाई सारी आवाम को बोला कि हाईली रिकमेंडेड है। वहाँ पे यहाँ पे हफ्ते पे 2 दफ़ा आते हैं सारे दोस्तों के साथ। बाकी दुकानों पे भी गए हैं लेकिन उनको कोई मज़ा नहीं आया निहारी खाने का, तो वारिस निहारी रिकमेंड कर रहे हैं। मेरा तो बहुत दिल कर रहा है यार खाने का, तो चलो ट्राई करते हैं। क्या बात है, गर्मा गर्म नान, साथ निहारी, और निहारी भी नली और मगज के साथ, मज़ा आ गया। निहारी मैंने बहुत जगह से खाई है, पर ये बहुत स्पेशल निहारी है। मैंने ऐसे नहीं किया। अगर आपको निहारी के शौकीन है, वो भी कम स्पाइसी खाना चाहते हैं, तो दिस इज़ द प्लेस फॉर यू। बहुत आला। अगर मैं टेस्ट की बात करूँ तो आई गिव 8 आउट ऑफ 10। ऐसी टेस्टी निहारी मैंने आज तक नहीं खाई लाहौर में। तो अगर लाहौरी यहाँ पर शौकीन है निहारी के, वारिस निहारी आप मस्ट ट्राई करें। एम्बियंस भी काफ़ी ज़बरदस्त है, मतलब शहर साइड पे अगर आप ऐसी एम्बियंस आप मिल जाती तो इट्स परफेक्ट। एम्बियंस 7 आउट ऑफ 10। प्राइसिंग अगर मैं बात करूँ, ये स्पेशल प्लेट है जिसमें नली और आपको मिलती है मगज़, साथ मटन और देसी घी का तड़का। 1950 की प्लेट है, तो प्राइस भी काफ़ी इकोनॉमिकल है। तो प्राइस में मैं दूंगा 8 आउट ऑफ 10। लोकेशन की अगर मैं बात करूं, ये आपको मेन अनारकली बाज़ार से जब आप एंटर होंगे, अंदर होंगे, उर्दू बाज़ार साइड पे आएंगे, किसी से भी पूछ लें, मशहूर वारिस निहारी शॉप आपको यहीं मिलेगी। एक्सप्रेसो के फूड सेगमेंट के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अगले फूड सेगमेंट में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद। बिल्कुल जी, अब आपको सेगमेंट दिखाते हैं निकले तेरी तलाश में, जिसमें आज बात हो रही है सराय थर के कस्बे कास्बो के बारे में। क्या बात हो रही है आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं निकले तेरी तलाश में। मुस्तनसर हुसैन तार साहब इस वक्त मॉडल टाउन पार्क में हैं और हम हर सोमवार को एक सवाल लेके उनके पास जाते हैं। सर्दियां हैं और आजकल जो सुबह उतरती है वो कमाल उतरती है मॉडल टाउन पार्क लाहौर में। तार साहब बहुत शुक्रिया। आपसे आज का सवाल ये है कि थर के हवाले से हम बात कर रहे थे कि थर जो है वो क्या मजहबी रवादारी के हवाले से क्या खूबसूरत जगह है। इसके अलावा मेरा एक सवाल ये है कि आपने कास्बो जो कस्बा है वहाँ पे उसके हवाले से काफ़ी तफसील से लिखा है। वहाँ पे यूसुफ जो नाबीना है और वो बहुत बहुत कमाल गाते हैं, उनके हवाले से भी आपने लिखा। मेरी भी उनसे पर्सनल मुलाकात हुई, कास्बो कस्बा भी देखा, बहुत ही खूबसूरत कस्बा है।
तो कुछ जगह ऐसी होती हैं जो इतनी एक नॉस्टैल्जिया क्रिएट करती हैं कि आपका दिल करता है कि बार बार वहाँ जाया जाए, बार बार उन पर लिखा जाए, बार बार उन पर एपिसोड्स की जाए, बार बार उनकी रिकॉर्डिंग की जाए। तो कास्बो के बारे में बताइए कि अभी भी आपके दिल के अंदर है कास्बो, और कास्बो कस्बा के हवाले से आपके एक्सपीरियंसेस क्या थे? थर का जो सबसे फैसिनेटिंग कस्बा मेरे लिए, सारी कस्बे फैसिनेटिंग, वो कास्बो का है। अच्छा, कास्बो में ओवरऑल जो है वही उनके पुराने, लेकिन इसकी गलियों में मोर फिरते, वो मतलब ऐसे मोर नहीं है जो पालतू हों, जंगली मोर, और कोई उनको कुछ कहता नहीं। और गलियां जो हैं वो रेत की हैं, तो वो रेत की गलियां, तो मैंने ऐसे ही अपनी मेरी फैंटेसी में कि चांदनी रात हो और इन रेत की गलियों में कोई इसके ख़ास आपसे मिलने आए, तो आप ज़रा फैंटेसी वो देखें कि जिस तरह के उनके घर हैं गरौंदे, और डेजर्ट की रात है, और जो शहर है, ये कस्बा है, उसकी गलियां रेत की हैं। तो उसने मुझे बड़ा मुतासर किया। तो और भी वहाँ पे जो बासी भी हैं, एक और बात मैं अर्ज़ कर दूँ, कास्बो इज़ वेरी फर्टाइल, यानी वहाँ पानी की कमी है, अदरवाइज रेत के नीचे वहाँ की इतनी फर्टाइल लैंड है कि मैंने वहाँ पे 2-3 फील्ड देखे जिनको बाड़ लगा के महफूज किया गया था, और वहाँ जो सब्जियाँ थी और जो हरियावल थी, वो कहा जाता है कि कास्बो के टमाटर और पता नहीं और कौन से पूरे खित्ते में वो सबसे ज़्यादा मतलब खूबसूरत भी हैं शक्ल में भी और जायके में भी। तो वहाँ पे पुराने मंदिर, तो हम वहाँ पे गए, तो वहाँ पे उन ज़मानों में, आई डोंट नो कि वेदर ही स्टिल अलाइव और नॉट, यूसुफ था नाम का एक गायक था पुराना, और थरी, और उसके साथ एक उसका बच्चा था, तो हारमोनियम लेके आया, तो टटोल के बैठ गया वो मंदिर में, और वहाँ उसने गाना शुरू किया। और उसके गाने में जो रचाव था, ठीक है, लेकिन ना रेशमा वगैरह डिस्कवर हो गई ना, और सारे बलूचिस्तान से कई लोग डिस्कवर हुए। यूसुफ पता नहीं क्यों डिस्कवर नहीं हुआ, क्योंकि उसकी आवाज़ में जो मिठास थी और उसमें जो दर्द था। देखे ना, एक शख्स जो है नाबीना है, वो देख नहीं सकता, उसकी हिस्सियात आम लोगों से कई गुना ज़्यादा होती है। वो महसूस करता है, वो डेजर्ट को महसूस करता है, वो मोरों की फटफटाहट को, उनकी आवाज़ों को, और सारी जो डेजर्ट की खुशबू है, जो कि जब बारिशें होती हैं तो पूरा थर जो है, हमें बताया गया कि वो ग्रीन हो जाता है और तरह तरह के फूल खिलते। तो सारे मौसम यूसुफ पे गुजरे हुए थे, और वो गा रहा था। तो मेरा जो सबसे जो कीमती एक विजुअल मुझे याद आता है कि हम यहाँ बैठे हुए, यूसुफ गा रहा है, थरी में गा रहा है, और कई ऐसे नगमे भी हैं जो उर्दू और पंजाबी के हैं। पंजाबी बहुत मुझे लगता है कि भाई उनके साथ ना काफ़ी सिमिलर है। तो वो गा रहे हैं, तो उसके बैकग्राउंड में एक मंदिर है, वहाँ पे एक उनके हिंदुओं का ही कोई देवता जो है वो घोड़े पे बैठा हुआ, उसकी छवि है, और उससे परे 2 दरख्त हैं बड़े बड़े, और उनके ऊपर मोर बैठे हुए, जैसे वो भी यूसुफ के जो है दाऊदी लहन उससे सैरंगेजी में चले गए। तो और वहाँ से लाइट आ रही, वहाँ से एक मोर उड़ा। मैंने पहले मोर को उड़ते इस तरह नहीं देखा, वैसे ही जिस तरह मुर्गियाँ ज़रा सा उड़ के नीचे, उस तरह तो देखा, लेकिन मोर की बाकायदा फ्लाइट थी, और वहाँ से उस दरख्त से उसने फ्लाइट भरी है, परवाज़ भरी है, और दूसरे दरख्त तक, और वहाँ जाके बैठ गया। आप यकीन करें कि मैं जितनी देर बैठा रहा हूँ, मोर जहाँ जहाँ से गुजरा था तब मुझे उसके पूरे रंग महसूस होते रहे। यानी जहाँ से मोर उड़ा था, जहाँ गया था, वो रास्ता जो खला में था वो मोर के रंगों में रंगा गया था, वो अपने निशान छोड़ गया। बहुत शुक्रिया तार साहब। नाज़रीन, थर में क्याम के दौरान हमें एक डेजर्ट के अंदर एक 4 व्हील यानी गाड़ी थी, और हम बहुत सफ़र करके एक गांव में पहुंचे। वहाँ पे अम्मा सलीमत थी, जिनके बारे में हमें बताया गया था कि वो
जो ऊँट हैं या किसी भी जानवर की जब हड्डी टूटती है तो वो उसको जोड़ती हैं। उन्होंने पूरी ज़िंदगी शादी नहीं की, उनकी अपनी एक बैठक थी, बहुत ही कमाल किरदार था। पिछले दिनों उनकी वफ़ात हुई और उस गांव में हम गए और आज तक वो गांव मेरे ज़हन पर नक्श है। मतलब शायद ही इस तरह का गांव आप तस्वुर में ला सकते हो कि जहाँ पे उसके चारों तरफ सिर्फ रेत ही रेत थी और बीच में एक नखलिस्तान नुमा एक खूबसूरत गांव था और वहीं पे रेत के टीले थे और एक रेत के टीले को उन्होंने बैठक का दर्जा दिया हुआ था जहाँ पे पूरा गांव आके बैठता था और गांव भी बहुत ही कुछ छोटा सा गांव था, लेकिन आज तक वो मेरे ज़हन पर नक्श है। इस तरह के तजुर्बात के लिए सियाहत करना पड़ती है और थर जाना पड़ता है। सियाहत कीजिए, थर जाइए और इस तरह की लैंडस्केप और इस तरह की जो इंसान है, खूबसूरत इंसान है, उनसे मिलिए, ज़िंदगी का लुत्फ़ उठाइए। देखते रहिए निकले तेरी तलाश में। सेहत ठीक है, सेहत ठीक है ना? हाँ के क्यों आयो काफिलो भलेरो भाया पनिचन पैरन जी लिंगन खेलाया चंबेली चाया निमाणी पान सा के क्यों आयो काफिलो जाम संदो जाम पछो जाम पुनु के अखिन क्यों आराम ना कर चाया नाम निमाणी पान सा। जो केच से काफिला आया, जो पुन्नू बादशाह था, उसका जो काफिला आया वो मुझे बहुत पसंद है। वाह वाह वाह। पणी जा पेरन जी लिंगन खिलाया, उसकी जो खाक है ना पाँव की, वो पाँव की जो पुन्नू चलते हैं उसके पाँव को जो खाक लगती है वो अपने जिस्म पर लाऊं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद वापस आगे जी पॉलिटिक्स पे हम बात करते हैं और साथ साथ इकॉनमी भी हमारे शो का लाजमी हिस्सा होती है। लेकिन आगाज में जी आम इंतखाबात के हवाले से बात करें तो सिर्फ 17 दिन बाकी हैं इंतखाबात से कब जो सियासी जमातें हैं उन्होंने सब्ज बाग दिखाना शुरू कर दिए हैं। पीपल्स पार्टी के बाद जो नून लीग है उसके भी वोटर्स को गैर हकीकी उम्मीदें दिलाने में जो जमात है उनकी लग गई है। इलेक्शन 2024 के लिए पीपल्स पार्टी ने जो 10 नकाती मंशूर पेश किया उसके मुताबिक 5 साल में तनख्वाहों को दुगना कर दिया जाएगा। जनाब, गरीब तबके के लिए 300 यूनिट सोलर एनर्जी का इंतजाम किया जाएगा। गरीब मुफ्त बिजली दी जाएगी। हर जिले में कम कीमत पर बिजली पहुंचाई जाएगी। यकसा मयारी तालीम, सेहत का मुफ्त निज़ाम, कच्ची आबादियों के मकीनों को जो कह रहे मालिकाना हकूक फराहम करना, गरीब आवाम को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की तर्ज पर मदद फराहम की जाएगी। 30 लाख घर बनाने का मंसूबा होगा। बेरोजगारों को 1 साल की माली मदद फराहम की जाएगी ताकि वो अपना रोजगार तलाश कर सकें। ये सारी बातें मैं नहीं कर रही है, पीपल्स पार्टी कर रही है और मैं हैरान हूँ कि कैसे कर रही है, क्योंकि अभी तक नहीं नक्शा खींचा जा रहा है। समझ नहीं आ रही है होगा कैसे और सब आसानी है। हाँ वो अच्छा खैर, नून लीग भी जी बुलंदो बाला दावे कर रही है। मरियम नवाज साहिबा ने, बिलावल साहब ने 300 यूनिट कहा है तो मरियम साहिबा ने कहा कि हम 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली का उन्होंने ऐलान किया है। हर घर को बिजली और गैस फराहमी का वादा भी उन्होंने कर दिया। खाली खजाने में जी सियासी जमातों के ये ख्याली पुलाव अवाम कबूल करेंगे और क्या अवाम इंतखाबात के बाद अवाम को रिलीफ मिलेगा? महंगाई जो मुल्क का सबसे बड़ा मसला है वो हल होगा या नहीं? और इसके साथ साथ IMF जो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है हमारी इकोनॉमी को लेकर, एक बयान पर जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल है ये बेहतर हो रही है। सो IMF इज बिट पॉजिटिव रिपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान की माशी तरक्की की शरह 2% रहने का इम्कान है। जो हुकूमती ज़र मुबादला के ज़खायर है वो 4.5 से बढ़कर $8.2 बिलियन हो गए हैं। दैट्स अ गुड न्यूज़ समहाउ। और IMF ने पाकिस्तान में जो टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू है इसमें भी इजाफे को कुछ आइंद करार दिया है और उसका ये कहना है कि जो टैक्स और नॉन टैक्स आमदन बढ़ने से खसारा है इस पर कुछ कंट्रोल हुआ है। जो नवा माली साल है इसका बजट खसारा GDP के 7.6% 6.7%, जबकि रवा माली साल की ही अगर बात करें तो इसमें जो करंट अकाउंट डेफिसिट है हमारा वो GDP के 1.6% तक रहने का इम्कान है। उधर जो रेवेन्यू हमारे आदाफ हैं वो पूरे ना होने पर पाकिस्तान ने IMF को यकीन दहानी कराई है कि आप 15 फरवरी से कबल हम गैस की कीमतें बढ़ा देंगे, आवाम की पैसों से और पैसा निकलेगा जेबों से और इस तरह ये मसला हल हो जाएगा। जबकि इसी तरह पाकिस्तान हर माह 18 अरब रुपए के इजाफी टैक्सेस लगाने पर भी तैयार है जो हमने IMF से कमिट किया। और IMF की रिपोर्ट ये कहती है कि 216 अरब के जो इजाफी टैक्सेस हैं ये सिर्फ उस सूरत में लगाए जाएंगे जब FBR और दीगर ज़राए वसूलियों के अहदाफ हासिल करने में कामयाब नहीं होंगे। और ये तुम्हें पता ही है कि हमने कितना एम्बिशियस हदफ रखा हुआ है, आई थिंक हाईएस्ट इन द हिस्ट्री जो इस वक्त हम लेके चल रहे हैं। और इस सारी सूरत हाल पे भी हमने बात करनी है फिर आगे किस हद तक ये मुमकिन होगा जो नई आने वाली हुकूमत है कि वो इस कम टाइम के अंदर अपना बजट बना पाए। IMF की जो स्टाफ लेवल रिपोर्ट है वो ये कहती है कि पाकिस्तान दिसंबर के 6 माही गैस टैरिफ एडजस्टमेंट का नोटिफिकेशन 15 फरवरी तक जारी कर देगा। तो इसका
इसका मतलब ये है कि आवाम के ऊपर एक और बिजली गिरेगी और वो बिजली गैस की सूरत में होगी जो गिरी, और ऑलरेडी गैस की कीमतों में 1100% इजाफा किया गया था इससे पहले। हमारे साथ डॉक्टर खाकान नजीब मौजूद हैं। ही डजंट नीड एनी इंट्रोडक्शन, इकॉनमी के हवाले से, मईशत के हवाले से एक बेहतरीन नाम है और एक्सपर्ट ओपिनियन रखते हैं। हम इस मामले पे उन्हीं से बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर खाकान, गुड मॉर्निंग, आई होप यू आर डूइंग वेल। बहुत दिनों बाद आपसे बात हो रही है और हम इकॉनमी को लेकर काफी चीजों को मिस भी कर रहे थे आपकी गाइडलाइन को। जरा हम चाहेंगे अब अपनी गुफ्तगू का आगाज करें इस टॉपिक को लेकर। अर्मिला एंड इमरान, थैंक यू फॉर हैविंग मी। सो आपने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन सामने रखा है। आपने पार्टीज के मंशूर से लेकर IMF तक और फिर जो हमारे कलीदी फैसले हैं एनर्जी पे, टैक्सेशन पे, उन सब की बात की है। सो एक तो इस तरह देख लीजिए कि यू विल रिमेंबर कि जब भी मेरे से बात हुई है मैंने पाकिस्तान के 12-18 महीने में यही कहा है कि पाकिस्तान को IMF के प्रोग्राम में होना चाहिए। उसके अलावा इस वक्त मईशत को ICU के डॉक्टर के बगैर चलाने का कोई तरीका नहीं है और उसकी वजह बड़ी सादा है। $25 अरब के करीब आपकी अदायगियों का हुजम था इस साल, और ये फिगर भी मैं पिछले 1.5 साल से कह रहा हूँ कि ये FY24 का फिगर, यानी कि जो मालियाती साल चल रहा है, ये बगैर IMF के करना मुश्किल होगा। IMF हुआ $3 अरब के ज़खायर, अब जो इस वक्त वो पब्लिश नहीं हुए पर 8.5-9 अरब के करीब होने चाहिए मेरा ख्याल है इस वक्त जो स्टेट बैंक के पास। उसकी वजह से आपने देखा कि रुपए की जो मूवमेंट है उसमें इस्तेहकाम है। जो करंट अकाउंट है वो सरप्लस भी हुआ है और 6 माह में $800-900 मिलियन है जो खसारा है करंट अकाउंट का। ये पिछले 6 माह में चले जाएं अगर जुलाई से दिसंबर 2022 तो आपको दिखाई देगा ये $3.7 बिलियन था। ये दो ही चीजें जो हैं हमारे FX रिजर्व्स का बिल्ड होना, करंट अकाउंट का, ये एक इस्तेहकाम देता है और बहुत बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का जो चैलेंज है उसको वक्ती तौर पर एक कंफर्ट दे रहा है। ये है IMF के आने की वजह से जो इस वक्त आप में के मुल्क में देखा जा रहा है। दूसरी चीज ये देखिए, मालियाती खसारा मेरा नहीं ख्याल कोई इतना संभला है, वो थोड़ा सा कम हुआ है। प्राइमरी चले जुजियात में ना जाए, जो मालियाती खसारा है वो उस तरह नहीं संभल रहा बिकॉज उसके जो जुज हैं वो बड़े लॉन्ग टर्म है। एक्सपेंडिचर का रिफॉर्म, यानी कि सूबों को क्या देना है, सब्सिडी कैसे खर्च होनी है, पेंशन का रिफॉर्म कैसे करना है, PSDP का रिफॉर्म कैसे करना है, मैंने ये 4 बिल्कुल क्लियर आपके सामने रख दिए। ये बहुत आसान नहीं है और ये कोई 3-4 माह या 6 माह की बात नहीं है और इसमें पॉलिटिकल बाय इन जरूरी है क्योंकि आपको पंजाब के साथ, सिंध के साथ, KP के साथ, बलोचिस्तान के साथ बैठ के चीजें तय करनी पड़ेंगी। सब्सिडी का हुजम कैसे डिवाइड होगा, अगर पावर्टी सब्जेक्ट ही प्रोविंसेस का है तो फिर फेडरेशन क्या कर रही है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि बहुत डीपर रिफॉर्म मांगता है। इसी तरह जो आपने क्या इसका जो एनर्जी है वो इससे ज्यादा डीपर रिफॉर्म मांगता है बिकॉज उसमें प्राइवेटाइजेशन इन्वॉल्व है, उसमें जेनकोस और डिस्कोस को बेचना इन्वॉल्व है, उसमें IPPs जो चाइनीज हैं उनके साथ डिस्कशन इन्वॉल्व है। सो इससे ये जाहिर होता है कि ये अब जो 2 काम हैं वो आपने करने हैं स्ट्रक्चरली मुल्क को ठीक करने के लिए। आई मीन वेरी वेरी क्लियर जो 5 साल का एजेंडा है वो इमरान यही होना। अच्छा, हमें जो कि मालूम है कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है फैसला साजी का और फिर उन फैसलों का या पॉलिसीज की इंप्लीमेंटेशन का मईशत की सही समत में जाने के लिए, और उसके लिए एक तगड़ी मैंडेट वाली हुकूमत बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। पाकिस्तान का एक अलमिया ये भी रहा है कि हमारे यहाँ हुकूमती लूली लंगड़ी आती हैं और फैसले नहीं कर पाती, कर लेती हैं तो इम्प्लीमेंटेशन मुश्किल हो जाती है, कहीं पे 18वीं तरमीम आड़े आ जाती है। अब तो 2024 का जो इंतखाब है इस पे क्या समझते हैं आप, ये कितना इंपॉर्टेंट है हमारी मईशत को लेकर के? इसमें अगर कोई भी हुकूमत आए तो वो सॉलिड हुकूमत आए, फैसले करने वाली, और क्या बैनुल अक़वामी इदारों का इस मामले में भी इंटरेस्ट होता है? खाकान साहब, आप काम करते रहे उनके साथ। देखिए, एक तो आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट बात ये रखी कि आने वाली हुकूमत को पहले देख लेते हैं चैलेंजेस क्या हैं, फिर देखते हैं कि उनकी जो कॉम्पोजिशन है और कॉम्पिटेंस है ये किस तरह हमें डिफाइन करते हैं। पहला चैलेंज जो 8 फरवरी का है, चलें पॉलिटिकल ट्रांजिशन होता है, पहला चैलेंज आते ही ये होगा कि अप्रैल में आपको नए IMF प्रोग्राम का डिजाइन करना है। ये IMF का प्रोग्राम का डिजाइन ही बहुत कम लोग पाकिस्तान में समझते हैं कि अपना होम ग्रोन प्रोग्राम कैसे रखना है, उनसे कैसे नेगोशिएट करना है। इसलिए 21 प्रोग्राम पाकिस्तान फेल कर चुका है उनके साथ। फेल मैं इसलिए वर्ड यूज करता हूं कि समझें, पाकिस्तान IMF में जाता है, कुछ ट्रांशेस लेता है, बाहर आ जाता है। 23वें प्रोग्राम में है, प्रोग्राम से ज्यादा कंप्लीट नहीं किया। दूसरा ट्रांजिशन बजट का है जिसमें आप देना चाहते हैं रिलीफ, बिकॉज बहुत से लोगों ने रिलीफ की बात की, मतलब मैं उस रिलीफ को समझता हूं इनकम सपोर्ट का जो प्रोग्राम है उसको बढ़ाइए, टारगेट कीजिए, सब्सिडी को, अपने खर्चे कम कीजिए, वो आपने करना है। सो अगर ये 2 चैलेंजेस और इसके साथ साथ लॉन्ग टर्म एनर्जी का और एक्सपेंडिचर और टैक्स को ठीक करने का चैलेंज सामने रख लें तो बात तो यह है कि 2 चीजें, डिसाइसिव गवर्नमेंट होनी चाहिए। डिसाइसिव मतलब है इतनी क्लैरिटी होनी चाहिए जो मैंने 5 मिनट में आपके सामने रखी है कि यार ये सारे काम है पाकिस्तान के करने वाले,
ये करना शुरू करें। इसका ये मतलब नहीं है कि दूध और शहद की नदियां बह जाएंगी गाइस, बट इसका मतलब ये है कि आप कहेंगे कि यार देखो एक्सपेंडिचर कंट्रोल होना शुरू हुआ है, हुकूमती खर्चे कम होना शुरू हुए हैं, हुकूमत की बोरोइंग कम हुई है, तो प्राइवेट सेक्टर आगे पनपने को दिखाई दे रहा है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि आप सिर्फ वर्चुअस साइकिल में मुल्क को तो लाए ना, अब इसके लिए ऑब्वियसली डिसाइसिव गवर्नमेंट चाहिए। देखिए मैं अगर थोड़ा सा खुल के बात कर लूं, इस वक्त क्या है मॉडल जो अगले 3 साल दिखाई दे रहा है, वो मॉडल ये है कि एक SIFC है जिसके अंडर डिसीजंस होंगे जो एक होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच लेके चलेगी, और एक मॉडल है कि IMF की आपके स्ट्रेट जैकेट होगी, आप उसमें रहेंगे। ये है इकोनॉमिक मैनेजमेंट जो होनी है। उसमें जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये नहीं आ रही कि आप ये डिसीजन करेंगे या नहीं करेंगे, करने तो पड़ेंगे, मडलिंग थ्रू का तो ऑप्शन नहीं है, पर क्वालिटी ऑफ डिसीजंस जो है वो डिटरमिन होगी इमरान के प्रोफेशनल्स आपके टीम के साथ क्या हैं। इट इज नॉट ओनली कि हु योर लीडरशिप इज इन द चैनल, इट इज द प्रोफेशनल्स रनिंग द चैनल व्हिच मैटर। इसी को मुल्क पे ले जाएं। अगर आपकी एनर्जी टीम, फाइनेंस टीम, प्राइवेटाइजेशन टीम, BOI टीम, ये टीम से मतलब मेरा सिर्फ पॉलिटिशियंस या मेरा मतलब एस्टैब्लिशमेंट नहीं है। यू हैव टू हैव क्लैरिटी कि ये टेक्निकल सब्जेक्ट हैं, ये टेक्नीशियंस को हैंडल करने दें। आप मुझे कहें कि मैं पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्लांट चलाऊं तो मैं आपसे माजरत ही करूंगा ना यार, बिकॉज दैट इज नॉट माय एक्सपर्टीज। माय एक्सपर्टीज इज टू डू पाकिस्तान्स बजटिंग, पाकिस्तान्स मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि दुनिया जो है उसमें अब हार्ट सर्जरीज की भी ऐसी टीमें हैं जो पहली हार्ट सर्जरी करती हैं, कुछ सिर्फ बच्चों की हार्ट सर्जरी करती हैं, बिकॉज वो बच्चों के उसमें एक्सपर्टीज रखती हैं। सो यू नो दिस इज वेयर वी आर गोइंग। आई होप के बी जी डॉक्टर साहब, जिस तरह से आप खुद कह रहे हैं कि राइट पीपल फॉर द राइट जॉब शुड बी देयर, तभी ये चीजें एक सिस्टमैटिकली चलेंगी और बेहतरी की तरफ जाएंगी। अभी आपने कहा कि अगली जो हुकूमत आएगी उसके लिए चैलेंजेस भी बहुत हैं, लेकिन उसके लिए बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स भी हैं जो डॉक्टर खाकान जिसपे बहुत इमीडिएट बेसिस के ऊपर एक्शन लेने की जरूरत है इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए। डू यू थिंक कि जो मंशूर या जो बातें आइंदा आने वाली हुकूमतें अभी अपनी कैंपेन्स के अंदर कर रही हैं ये एप्लीकेबल हो सकते हैं या इम्प्लीमेंट हो सकते हैं? क्योंकि ये बाज़ाहिर सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन जब इस पे इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो ज़ाहिर चैलेंजेस भी उसी तरह के हैं। देखिए एब्सोल्युटली, एक तो देखें पॉलिटिकल स्लोगनियरिंग जो है, बिकॉज मैंने तीनों पार्टीज के साथ बहुत करीबी काम किया है, एंड मैं हमेशा कहता हूं कि आई से दिस ओपनली, अ गुड प्रोफेशनल शुड बी एबल टू वर्क विद एनी गुड सेटअप दैट कम्स इन। मैं सबसे बात करता हूं, आज भी करता हूं, और यही गुजारिश करता हूं कि पॉलिटिकल स्लोगनियरिंग करनी जरूरी होती है पार्टीज के माइंड में भी, टू अट्रैक्ट देयर वोटर्स, बट जब आप उसकी जुजियात में आते हैं तो वो बिल्कुल फर्क हो जाती हैं। मुल्क की हालात देखते हुए, मुल्क की पॉकेट देखते हुए, मुल्क की कॉन्टेक्स्ट देखते हुए। अब एनर्जी की बात कर लेते हैं। मैं समझ सकता हूं एनर्जी की प्राइसेस इतनी एग्जॉर्बिटेंट हैं एक लो मिडिल इनकम अर्नर के लिए, लो अर्नर के लिए और वल्नरेबल के लिए कि कुछ करना पड़ेगा। तो आप मतलब यूनिट तो फ्री नहीं कर सकते बिकॉज वो तो कॉस्ट रिकवर करनी है, पर मैं ये जरूर कर सकता हूं कि मैं एक कार्ड क्रिएट करूं और उसमें जाके ये कहूं कि ये बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, एहसास, जो नाम लेना चाहें आप उसका, उसके थ्रू ये मैं कहूं कि यार ये जो मेरे 10 मिलियन हाउस होल्ड्स हैं, मैं इनको 1000 रुपए की सब्सिडी देना चाहता हूं क्वार्टरली बेसिस पे, जो उनका इलेक्ट्रिसिटी का बिल कवर करे। देयर आर वेज ऑफ गेटिंग अराउंड दिस। गेट स्मार्ट पीपल बिहाइंड यू, दे विल सॉर्ट दीज थिंग्स आउट। और ये कोई अच्छा, लेकिन ये सॉरी टू कट यू, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज, द डिसीजन मेकर्स, उनको ये बात क्यों समझ नहीं आती है? हमें पता है कि इस वक्त सबसे बड़ा मसला है ही इकोनॉमी का, और सबसे ज्यादा फोकस होना ही उसके ऊपर चाहिए। मुझे याद है 2013 में जब एक्स प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब ने पहली स्पीच की थी, उन्होंने कहा था कि हमें तो पता नहीं था हालात इतने खराब हैं, आए तो पता चला है। फिर 2018 में चेयरमैन तहरीक इंसाफ आए, उन्होंने जब अपनी पहली स्पीच, हमें तो पता नहीं था हालात इतने खराब हैं। फिर जब PDM की गवर्नमेंट शहबाज शरीफ आए, हमें तो पता नहीं था इतने हालात खराब हैं। इनको नहीं, हमें पता है, इनको क्यों नहीं पता? ये क्यों नहीं डिसीजंस लेते पहले? अभी इलेक्शन सर पे है, अपनी मंजन सेलिंग तो हो रही है, लेकिन जिस चीज पे काम करना है वो नहीं हो रहा। अगर हो भी रहा है तो अनफॉर्चुनेटली हमें नहीं नजर आ रहा, अवाम को नहीं आ रहा। डॉक्टर साहब देखिए ना, बहुत सी गुफ्तगू फिर इसी को आगे लेके चलते हैं, फिर इसीलिए हुकूमतें अपना वक्त या प्राइम मिनिस्टर्स जो हैं 5-6 तब्दील हो जाते हैं। हुकूमतें तब दुनिया में कामयाब होती हैं जब वो अपना डिलीवरी जो है, बेयर मिनिमम डिलीवरी जो है, इसको मैं कहता हूँ दूध और शहद की नदियां नहीं चाहिए
चाहिए, बेयर मिनिमम डिलीवरी चाहिए। अब अभी तक पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो उस तरह का गवर्निंग सिस्टम अपने अंडर लाएं जिसमें एक रिसर्च टीम उनके साथ लगी और वो हकाइक इस वक्त बोल रही हूँ। अगर कोई आके हकाइक बोलना शुरू कर देना कि यार यहाँ पे खड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ से तो गुंजाइश ऊपर जाने की बहुत जल्दी है, बिकॉज आप बहुत लोअर एप पे खड़े हैं ना, तो जरा सी बेहतरी होगी तो लोग फील कर जाएंगे यार यू नो देयर इज बेटरमेंट दैट इज विजिबल, एटलीस्ट इट शुड बी वेरी वेरी क्लियरली विजिबल। उसकी बात फिर वही है, मैंने हमेशा कहा है इमरान, एक IMF के अलावा अगर आपको मेरी चीज याद रखनी है जिंदगी में तो वो ये है कि पाकिस्तान इज इन अ कॉम्पिटेंस चैलेंज। पाकिस्तान का कोई और चैलेंज नहीं है। हर स्फीयर ऑफ लाइफ में, चाहे वो जर्नलिज्म हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो पाकिस्तान की गवर्नेंस हो, चाहे वो डेवलपमेंट प्रोग्राम हो, चाहे वो पाकिस्तान के एक्सपेंडिचर सिस्टम्स हो, एनर्जी हो, पाकिस्तान का जो कुल्ली तौर पे अगर जायजा लें तो वो ये है कि हर जगह पे आपको कॉम्पिटेंस का एक क्राइसिस दिखाई देता है। उससे उसकी वजह से एफिशिएंसी, डिलीवरी, प्रोडक्टिविटी वीक है। एग्रीकल्चर में चले जाएं, अगेन वो कॉम्पिटेंस हमारे फार्मर में नहीं है कि वो बीज भी बेहतर कर सके, वो फार्मिंग भी बेहतर कर सके, टेक्निक्स बेहतर कर सके, पानी बेहतर यूज कर सके। पाकिस्तान को अपनी कॉम्पिटेंस लेवल को पब्लिक सेक्टर में सबसे पहले बढ़ाना है और उसका आसान तरीका ये है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, SAPMs एडवाइजर्स, स्मार्टेस्ट टेक्निकल पीपल। जी जी, आप सम अप कर लीजिए, लास्ट 20 सेकंड्स है मेरे पास, प्लीज सम अप। बस यू नो अब पाकिस्तान डिफाइन होगा बाय द काइंड ऑफ पीपल वी पुट इन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोजीशंस, एंड हियर आई डोंट मीन पॉलिटिकल पोजीशंस बट द टेक्नोक्रेसी की पोजीशंस दैट विल डिफाइन पाकिस्तान's फ्यूचर। इंडीड डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। बड़ा कम वक्त में बड़ा सिग्निफिकेंटली आपने डिफरेंट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर, एंड वंस अगेन डॉक्टर साहब की बात से 100% अग्री किए बगैर आ सकता है कि कॉम्पिटेंस के मसाइल हैं हर जगह पे, दैट्स व्हाई डिसीजन मेकिंग नहीं होती। और कॉम्पिटेंस क्यों नहीं आ पाती? पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होती है, वेस्टर्न इंटरेस्ट होते हैं, दैट्स व्हाई। अल्लाह करे अगली गवर्नमेंट इस पे काम करे। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब आपको दिखाएंगे हमारा सेगमेंट तड़के तड़के, जिसमें हल्का NA 128 लाहौर के अवाम किसे वोट देंगे, इस हवाले से बात कर रहे हैं सिकंदर बट सेगमेंट में। आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, एक्सप्रेसो की सुबह तड़के तड़के मैं हूं सिकंदर बट। मौजूद हूं मैं कौमी असेंबली के हल्का 128 में, कि जहां मुस्लिम लीग नून ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ सीट एडजस्टमेंट के तहत अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं किया। अब हम करेंगे यहाँ पर हस्बे मामूल वर्बल पोल के जरिए एक सर्वे कंडक्ट और जानेंगे पब्लिक पल्स क्या बोलती है। मेरे साथ रहिएगा। इलेक्शंस आ गए हैं जी जी, तो आप किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे? अब तो नूर भाई के भाई शेर वाले। इलेक्शन में किस पार्टी को सपोर्ट करेंगी? किसी पार्टी को नहीं करेंगे। आप यहाँ के रहने वाले हो? भैया जी भाई जी, इलेक्शंस आ गए हैं। जी जी आ गए। तो किस पार्टी को वोट कर रहे हो? जो भी बंदा PTI के साथ होगा उनको करेंगे। इलेक्शन 2024 8 फरवरी को किस पार्टी के उम्मीदवार के नाम के ऊपर आप ठप्पा लगा रहे हैं? PTI। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर 8 फरवरी को किस पार्टी को वोट देंगे? नून लीग को देंगे। इलेक्शन आ गया है, तो किन वोटा दे रहे हो तुम? नवाज शरीफ। 8 फरवरी को किसको पार्टी की वोट दोगे? नून लीग। 8 फरवरी को किस पार्टी को वोट दे रहे हो? नून लीग ਨੂੰ ਦੇਣਾ। किन वोट दे रहे हो? नवाज शरीफ ਨੂੰ। केड़ी पार्टी को वोट? नवाज शरीफ ਨੂੰ। इसी इलाके में रहते हैं आप? जी जी। किस पार्टी को वोट देंगे 8 फरवरी को? PTI। भैया इधर का रहने वाला स्मार्ट बॉय, मैं जाना है। इतना प्यारा लड़का, कहाँ जा रहा है मुझे बता जा, किस पार्टी को वोट देगा? मैं PTI। हाँ बेटा PTI। बड़े बहन ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਰ ਤੁਸੀਂ? मैं ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਹੀ ਹਾਂ, ਹੁਕਮ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਣੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ? ਹਾਂਜੀ। इलेक्शंस आ गए, 8 फरवरी को किहड़ी पार्टी को वोट दे रहे हो? है नून लीग। 8 फरवरी को किस पार्टी को वोट दे रहे हो? इंशाल्लाह PTI। ਇੱਥੇ ਉਹ ਖੜਾ ਹੈ ਵਕੀਲ ਜਿਹੜਾ हाँ सलमान अकरम राजा सुप्रीम कोर्ट का वकील, उन्हें इंशाल्लाह वोट देंगे। उनको वोट देंगे? हाँ जी। सलाम ब्रदर। जी वालेकुम सलाम। यहीं के रेजिडेंशियल हैं आप सर? जी 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 जी। इलेक्शंस में किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं आप? हम PTI को कर रहे हैं। 8 फरवरी को किस पार्टी को वोट कर रही हो आप? शहर को। 8 फरवरी को आप किसको सपोर्ट करेंगी? जिसको करना चाहिए, किसको जो पाकिस्तान के साथ मुखलस है, जो पाकिस्तान का सोच रहा है और जो पाकिस्तान की वजह से सजा काट रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। 8 फरवरी को इलेक्शन आ गया जी सर। किस पार्टी को वोट दे रहे हो? वोट साडी मर्जी जिन्हें मर्जी दईए। कौन मर गई? मैं कहा जिन्नी साडी मर्जी जिन्हें मर्जी दईए। अच्छा मर्जी। अच्छा वैसे किहड़ी जमात ਨੂੰ पसंद करते हो? लाहौर ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੋਟ ਨਾ ਗਵਾਲਮੰਡੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ सब्जादार तो लेके ग्वालमंडी तो ले सब्जादार सारे वोट नवाज शरीफ में। सर 8 फरवरी को किस पार्टी को वोट कर रहे हैं आप? PTI। वालेकुम सलाम। सर 8 फरवरी को इलेक्शन आ गया जी जी, तो आप किस पार्टी को वोट कर रहे हैं? PTI को।
किसको वोट डाल रहे हो? नून लीग मियां नवाज शरीफ को। ओके, आप? नॉन लीग नॉन लीग के भाई यहीं के रेजिडेंशियल हो? हाँ जी, इधर के ही हैं। 8 फरवरी को किस पार्टी को वोट कर रहे हो? इंशाल्लाह ताला नून लीग को। भैया 8 फरवरी को किस पार्टी को वोट कर रहे हैं आप? वोट नवाज शरीफ को। अस्सलाम वालेकुम, इधर के रहने वाले हैं आप? इधर की? 8 फरवरी को किसको वोट दे रही हैं आप? हमने किसी को भी नहीं देने आप पहले वोट देती नहीं है? हाँ जी, देते रहे नवाज शरीफ को। तो इस दफा क्यों नहीं दे रहे आप? नहीं, हमने देना ही नहीं है, किसी को भी नहीं देना। क्या शिकायत है आपको नवाज शरीफ से? गरीबी इतनी है, मियाँ दिहाड़ी पे रिक्शा चलाता है, आए दिन खराब, वो भी मैं खुद घरों में काम करती हूँ, फिर घर का खर्चा चलाती हूँ, तो हमें कौन सी सहूलत है? कोई सहूलत नहीं है। में सौदा लेने के लिए गए, राशन नहीं मिला। क्या तुम्हारा इंदिराज ही नहीं है, राशन नहीं मिल सकता तुम्हें। 8 फरवरी को किसको सपोर्ट कर रही हैं आप पार्टी को? मैं नून लीग को। आप सर? मैं एक पैगाम देना चाहना, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚੇ 2-2 ਕਰੋੜ ਦੇ ਆ ਕੌਮੀ ਦਾ ਜਾਂ ਸੂਬਾਈ ਦਾ ਕਰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ। ਮੁਲਕ ਤਾਂ ਚੱਲਣੇ ਨੇ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕੀ ਜਿਸ 2 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਇਹ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸੋਚਣ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੋਟ ਦੇਵਾਂਗਾ, मगर मियाँ अगर मेरी रिक्वेस्ट है। 8 फरवरी को किसको वोट दे रहे हैं सर? नून लीग ਨੂੰ ਦਾਂਗੇ पहले। 8 तारीख के इलेक्शंस में किसको सपोर्ट करेंगे? मियाँ नवाज शरीफ को। पीटीआई। 8 फरवरी को किसको सपोर्ट कर रहे हैं? वैसे तो पीटीआई का ही हमारा था, लेकिन अब वो आज़ाद हो गए हैं तो अब वोट ही नहीं डालेंगे। यहीं के रहने वाले हैं आप सर? जी जनाब। 8 फरवरी को किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हो आप? किसे पार्टी में? चले इस बार तो आप वोट सोच रहे नहीं डालना, पहले आप वोट? हाँ जी। पहले किसको डालते थे? पहले शेर नू पा दे रहे हैं। किसी को भी नहीं करेंगे। उसकी क्या वजह हो गई? उसकी यही वजह है कि किसी ने किसी को कुछ भी नहीं देना, ऐਵੇਂ ही वो कहते रहते हैं ये मिलेगा ये मिलेगा, देना तो किसी भी ने कुछ। पहले वोट देती नहीं है आप? हाँ, देते रहे। किसको वोट देती रही हैं आप? नून लीग। 8 फरवरी को किस पार्टी को वोट दे रहे हैं आप? हम शेर को देंगे। कौन सा कैंडिडेट है उनका? हाँ जी, कैंडिडेट कौन है? कैंडिडेट मैंने पता है, बकाया शेर को देंगे वोट। 8 फरवरी को किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं आप? पीटीआई। यहीं के रहने वाले हो आप? हाँ जी, हाँ जी। 8 फरवरी को किस पार्टी को वोट दे रहे हो भाई? पीटीआई। मैं क्या 8 फरवरी को केड़ी पार्टी को वोट दे रहे हो? वोट अजे तो कोई सलाह नहीं है भाई। किहदे नाल करनी सलाह दसो, मैं तुहानू ਇਹ तो पीपल पार्टी ਦੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ओके जी। बाबा जी तुसी? नवाज शरीफ ना। उस्ताद जी इत्थे रहंदे हो? हाँ जी, इधर ही। 8 फरवरी के इलेक्शन में किस पार्टी को वोट दे रहे हो? पीटीआई। बाबा जी 8 फरवरी को केड़ी पार्टी को वोट दे रहे हो? ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਉਦੋਂ ਦਿਆਂਗੇ। पहले किन देंदे रहे हो वोट? नवाज शरीफ हरान। 8 फरवरी को पार्टी का नाम दसो, किन सपोर्ट करोगे? पीटीआई। 8 फरवरी को किस पार्टी को ठप्पा दे रहे हैं आप? मैं किसी को भी नहीं दे रहा। उसकी क्या वजह हो गई? बस पसंद ही नहीं है दोनों। जिंदगी में पहले किसको वोट देते थे? बेनजीर को। तो उनका तो बेटा खड़ा है? नो, नहीं देना। बेनजीर है, माँ ने एक ही पैदा की थी, वो चली गई है। बाबा जी 8 फरवरी को किन वोट पा रहे हो? सर जी मेरा शेर को पंटों दिल करता, बस शेर बेस्ट है सबसे। 8 फरवरी को किन वोट दे रहे हो? इंशाल्लाह जमात इस्लामी नू। 8 फरवरी को किस पार्टी को वोट कर रहे हो? हम भाजी पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं, शुरू से उनको ही करते आ रहे हैं। हाँ भैया, किसी ने नहीं पाना। भजन किसी को नहीं वोट डालेंगे, कोई खाने के लिए देखो मजदूर आदमी सुबह का आया, कारोबार नहीं है। 1450 का 10 किलो का तोड़ा है, बताएं मुझे एक हफ्ता नहीं गुजरता, जिसके 4-5 बच्चे हो गया करेगा रोज, 8 हफ्ते बाद 1400 का आटा लेके आएगा। तो फिर आपने क्या सोचा 8 फरवरी को क्या करोगे आप? हम क्या करेंगे, हम यही उनका तमाशा देखेंगे। 8 फरवरी को किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं आप? पीटीआई पीटीआई तो अलावा अगर वोटा पै रही ने 8 तारीख ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ किस पार्टी ਨੂੰ वोट दोगे? भाई मुझे नाम नवाज शरीफ। 8 फरवरी को किस पार्टी को वोट देंगे? पीटीआई। 8 फरवरी को किस पार्टी को वोट दे रहे हो आप? इंशाल्लाह इस मरतबा हम मियाँ नवाज शरीफ को वोट दूंगा। 8 फरवरी ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋਗੇ? ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਸਪੋर्ट। 8 फरवरी को किस पार्टी को वोट दे रहे हैं? तरीके इंसाफ को। आप सर? तरीके इंसाफ। सर आप? नून लीग को। 8 फरवरी के इलेक्शन में किसको वोट कर रही हैं आप पार्टी को? किसी को भी नहीं। उसकी क्या वजह हो गई? बहुत अच्छे हमारे मुल्क के हालात जा रहे हैं, बहुत अच्छे हमारे लीडर हैं जिन्हें हमने वोट देने हैं। हमसे गलती हुई है, हमने वोट नहीं दिया। लेकिन वोट ना देना भी गलती है वैसे। पहले बड़ी गलतियां सही हो गई, इस गलती को सुधारने के लिए पहले बैठ जाओ। 8 तरीक ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਾਓਗੇ ਵੋਟ? वैसे प्रॉब्लम है नवाज शरीफ भाई। ਤੁਸੀਂ जनाब? ਅਸੀਂ तो नून लीग ਦੇ शुरू ਤੋਂ ही हैं। ये बताओ 8 फरवरी को किस पार्टी को वोट दे रहे हो आप? मैं शेर को था।
8 फरवरी को इलेक्शन हो रहे हैं, किस पार्टी को वोट देंगी आप? हम तो उसको करेंगे जो हमारे मसले हल करेगा, क्योंकि इनकी सिर्फ शक्लें बदलती हैं। कौन लगता है आपको कि मसले हल करने वाला है? फिलहाल तो कोई नहीं लगता। कोई नहीं लगता। जी भाई आप? पीटीआई। बाबा जी 8 फरवरी को किन वोट दे रहे हो? जरा जेल के अंदर है इया का ना बोध भाई या का नस्ताई। मोहतरम 8 फरवरी को वोट किसका? शेर जी। वजन यहीं के रहने वाले हैं आप सब? हाँ जी 8 फरवरी को वोट तो यार मैं पीटीआई को ही दूंगा। 8 फरवरी को किसको वोट कर रहे हो? इंशाल्लाह नून लीग को। अच्छा 8 फरवरी के इलेक्शन को किसको वोट करेंगी आप? हम लोग किसको वोट करेंगे? नून लीग को। केड़ी पार्टी ने वोट दे रहे हो? ओनली वन चॉइस, शेर जिंदाबाद। 8 फरवरी को किन थपा ला रहे हो? पीटीआई जिंदाबाद। 8 फरवरी को किस पार्टी को वोट कर रहे हैं आप? मेरे ख्याल में शेर को डालना चाहिए। आप 8 फरवरी के इलेक्शन में किसको सपोर्ट कर रही हैं? पीटीआई। 8 फरवरी को इलेक्शन हो रहे हैं। हाँ जी। तो आप किसको वोट करेंगी? जमात माँ जी सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। माँ जी 8 तरीक ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। अच्छा ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓਗੇ? ਅਸੀਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ। 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਠੱਪਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰ? पीटीआई। जी तो ये था लाहौर के हल्का NA 128 में होने वाला वर्बल पोल सर्वे। तड़के तड़के से मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम का बिल्कुल आखिरी हिस्सा और जाते जाते हम आपको एक्सरसाइज लाजमी करवाते हैं और उसके लिए खुशी हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू इमरान। तो आज हम आर्म्स की एक्सरसाइज करेंगे। आर्म्स ज़्यादा लोग इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते, तो आर्म भी करना बहुत ज़रूरी है। सो हम कुछ 4 से 5 एक्सरसाइज करेंगे आर्म्स की। सो वार्म अप फर्स्ट। आपको पहले भी मैंने पिछले सीरीज में बताया था कि हम वार्म अप करेंगे बिफोर द वर्कआउट। सो वी डू आर्म सर्कल 30 बैक 30 साइड फ्रंट, ठीक है, रोटेशंस, ठीक है, एंड शोल्डर रोटेशंस एज वेल, ठीक है। टो टचेस 30-30, each stretch is 30-30, and then jumping jacks you're gonna do 1 minute. So guys, हम start करेंगे with a pair of dumbbells. अगर आप beginner हैं, you can use lighter dumbbells. So you're gonna start with iso curls. आपने parallel रखना है, एक arm को tight रखना है, it's contracted, और parallel to your elbows, straight in line, and then हमने दूसरा move करना है. So we're gonna do 10 on the right, ठीक है, and जब आपने pull करना है इसको breathe in and then नीचे जाते हुए breathe out. So breathing is very important. यहाँ पर फिर जब when you done with the 10, then use this one. Start with the other arm, hold with this. So guys, 10 each side. We're gonna do 3 reps, 3 sets. So guys, second exercise is hammer curls. Elbows tucked in, ठीक है, in front of your core, lift. So we're gonna do 10 on the right, and then 10 on the left. Front और side इसलिए दिखाई ताकि आपको एंगल पता लग जाए. तो same way, breathing should be breathe in when you pull, breathe out when you flex. So guys, हम tricep पे move करेंगे. हमने अभी bicep किया, triceps ये हम 3 exercise करेंगे और तीनों floor पे होंगी. So guys, हम एक डंबल लेंगे. You can use a bigger dumbbells और lighter dumbbells अगर आप beginner हैं. So guys, हम start करेंगे. Elbows bend रहेंगी, dumbbell right above the forehead, and पीछे की तरफ extend करेंगे हम इसको. Bend and extend. So guys, ये 10 reps होंगे, ठीक है. Then हम skull crushes करेंगे, dumbbell right above the chest, and then नीचे लेके जाएंगे behind our head. Elbows move नहीं होंगी, and then extend right above the chest. Breathe in and extend, breathe out. Breathe in and then extend, breathe out. और दूसरी एक्सरसाइज पे गाइस हम यही यूज़ कर लेंगे डंबल्स. सो ट्राइसेप चेस्ट प्रेसेस. तो इसमें ट्राइसेप्स का जो मसल है वो प्राइमरी मसल, चेस्ट इज अ सेकेंडरी मसल्स. ये हम 20 रेप्स करेंगे. बाकी दोनों एक्सरसाइज की हम 10 रेप्स करेंगे और इसके 20 रेप्स करेंगे. गाइस ये आपने 3 से 4 सेट्स करने हैं और जो रेपिटेशंस बताए हैं आपने वो करने हैं. बाकी जितने भी आप सेट्स करेंगे, आप जितनी कंसिस्टेंसी से करेंगे उतना आपको रिजल्ट मिलेगा. सो ये रूटीन आपने एटलीस्ट मंथ फॉलो करनी है. मंथ के बाद आप रूटीन चेंज कर सकते हैं. ट्राई दीज एक्सरसाइज एट होम. ये घर पे आराम से हो सकती है. जस्ट नीड अ पेयर ऑफ डंबल्स. इसके बाद आपने कूल डाउन करना है. सो गाइज आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़. थैंक यू खुशी. थैंक यू फॉर शेयरिंग सच प्रोडक्टिव एडवाइसेस विद अस. आई होप कि हम इस पे अमल करें और कुछ ना कुछ हमें इसका फ़ायदा भी हो. खुशी बट हमें एक्सरसाइज बता रही थी इससे पहले कि प्रोग्राम क्लोज करें जी. हम आपको एक अपडेट देंगे. वो अफगानिस्तान के सूबे बदख्शां में गिरने वाले रूसी तैयारे के हवाले से है जो कि तबाह हो गया था गिर के. इसके 4 मुसाफिर बच गए हैं जबकि बकिया 2 मुसाफिरों की तलाश इस वक्त भी जारी है. अफगान हुकूमत के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि अफगान में लापता होने वाले इस रूसी तैयारे के पायलट समेत
पायलट समेत 4 अफराद को जिंदा बचा लिया गया है। उन्होंने भी कहा कि सूबा बदख्शा में ये जो लापता होने वाला तैयारा है, इसको अस्को के इलाके में तलाश कर लिया गया है। रूसी एविएशन अथॉरिटी के मुताबिक ये तैयारा कल रेडार से अचानक गायब हो गया था और एक चार्टर एम्बुलेंस तैयारा भारत से उज़्बेकिस्तान के रास्ते मॉस्को जा रहा था और पाकिस्तान पर बगैर किसी सबूत के एज वी नो इल्ज़ाम तराशी भारत का पुराना वतीरा है, तो दे अगेन ब्लेम पाकिस्तान। भारत अफगानिस्तान में इस हादसे के शिकार मुसाफिर तैयारे पर मुसलसल ये प्रोपेगेंडा करने में मसरूफ रहा कि देयर इज़ अ पार्ट जिसमें पाकिस्तान का कोई हिस्सा हो सकता है। तैयारा अफगानिस्तान के सूबे बदख्शां के ज़िला ज़ीबाक के पहाड़ों में गिरकर तबाह हुआ और यह तैयारा बरास्ता अफगानिस्तान एज ऑफ सेड मॉस्को जा रहा था। सो लकीली फॉर्चुनेटली इस तैयारे का मलबा मिल गया, वरना भारत ने इस पर भी प्रोपेगेंडा करने से बाज नहीं आना था। हमारी दुआ है जो 2 मुसाफिर नहीं मिल रहे वो भी जिंदा बच गए हो और इट्स अ गुड न्यूज़ कि 4 मुसाफिरों के जिंदा बच जाने की इत्तला थी। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो, हम आपसे कल मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।